अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KSK नॉवेल्स। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बंद होठों की बात। इस नावल की राइटर आप सबकी पसंदीदा राइटर हैं जिनका नाम है सिमरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। थोड़ी देर सब्र कर लें नानी जान, हो सकता है तबीयत संभल जाए। ए शाबाश है लड़की, इधर सर है कि दर्द से फटने को है। ब्लड प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है और तुम सब्र का मशवरा दे रही हो। अगर तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ गई और मैं चल बसी तब भी तो कफन दफन का इंतज़ाम करवाने के लिए हमसायों के घर कहने जाओगी या नहीं? ओ नानी जान, कैसी खौफनाक बातें करती हैं आप। ज़ेबुन्निसा ने कुछ खौफजदा से अंदाज में इनकी सूरत देखते हुए कहा, यह सच्चाई है। बूढ़ी जान हूँ, कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ। ज़रा सा बहाना ही मौत का सबब बन सकता है। और मैं पूछती हूँ तुम आखिर इनके यहाँ जाने से इस कदर हिचकिचा क्यों रही हो? नानी, कल तो हम इस घर में आए हैं, अभी पास पड़ोस से वाकफियत भी नहीं है और मैं जाकर कहूँ कि ये दवाई ला दीजिए, कुछ मुनासिब नहीं लगता। अभी अम्मी बाज़ार से आती होंगी, इनसे मंगवा लीजिएगा। वो बेचारी अभी बाज़ार से थकी हारी घर आएगी और मैं से फिर बाज़ार दौड़ा दूँ, ये जुल्म मुझसे नहीं होता। तुम जाओ, पड़ोसियों के यहाँ भरा पूरा घर है। लड़कों की आवाज़ें मैं कल से सुन रही हूँ, लड़कियों की भी काफ़ी तादाद मालूम होती है, कोई ना कोई दवा ला ही देगा। नानी, वो इतनी बड़ी कोठी है, पता नहीं किस मिजाज के लोग होंगे। अमीर लोग गरीबों को मुंह लगाना कब पसंद करते हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इस पुराने से मकान से आई हूँ तो हो सकता है सीधे मुंह बात भी ना करें। तुम बस घर बैठी अंदाज़े लगाती जाओ, और कोई ऐसी आलीशान कोठी भी नहीं है। वो हाय मेरा सर, लगता है आज तो नहीं बचूंगी मैं। उन्होंने सर दोनों हाथों में थाम लिया और पेशन गोइयाँ करने लगी। नानी, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? ज़ेबुन्निसा ने घबरा कर पूछा। तो तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी देर से ड्रामा कर रही हूँ? उन्होंने चटक कर कहा, फिर दोबारा से हाय हाय करने लगी। आप परेशान ना हो, ज़रा हौसला पकड़ें, मैं जाती हूँ हमसायों की तरफ। ना चाहते हुए भी वो उठ खड़ी हुई, स्याह चादर खोंटी से उतारकर सर पर ओढ़ी, अलमारी से कुछ पैसे लिए और उलझती घबराती वो घर से बाहर आ गई। पता नहीं किस मिजाज के लोग होंगे, दवा लाकर देंगे भी या नहीं। कई मरतबा नानी से कहा है अपनी ज़रूरत की अशिया ख़त्म होने से पहले ही मंगवा कर रख लिया करें। अब अम्मी भी घर पर नहीं है, मुझे ऐरों गैरों से मदद लेना पड़ रही है। सोचती उलझती वो हमसायों के ऊंचे से सफ़ेद गेट के सामने आ गई। गेट खुला था, फिर भी इसने कालबेल दे दी और दूसरी मरतबा उंगली रखने पर एक प्यारा सा बच्चा नमूदार हुआ और वो सवालिया अंदाज में इसे देखने लगा। अंदर आना है मुझे। वह इस बात में सर हिलाकर पीछे हटा और बोला, आप ज़रूर फरी खाला की सहेली होंगी, मगर फरी खाला इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। इनके छोटे मामू से लड़ाई हुई है और अब वो अपने कमरे में बैठी रो रही हैं। वो बच्चे की बात के जवाब में कुछ कहे बगैर अंदर आ गई। यहाँ लॉन में जो नज़ारा देखा वो कुछ हैरान कुन सा था। एक अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान प्यारे से बकरी के बच्चे की दोनों अगली टांगें पकड़े इसे हवा में गोल गोल घुमा रहा था और साथ में कोई गीत गुनगुना रहा था। ये हमारे छोटे मामू है और ये बंटी है। बंटी इनकी बकरी का बच्चा है, मगर मामू कहते हैं मैं इसे अपना ही बच्चा समझता हूँ। छोटा सा लड़का बड़ी संजीदगी से बता रहा था। ज़ेबुन्निसा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर चंद लम्हों के लिए वो नौजवान अब इधर ही आ रहा था। किससे मिलना है आपको? बंटी को गोद में लिए इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते वो ज़ेबा से मुखातिब था। इसकी समझ में नहीं आया क्या नाम ले, खामोश खड़ी रही। आखिर किसी से तो मिलना ही होगा, चलिए अंदर तशरीफ़ ले चलिए। कहने के साथ ही वो शायद रहनुमाई के ख्याल से आगे चल पड़ा। राहदारी से होकर एक बड़े से कमरे में इसे ला खड़ा किया और बोला, यहाँ इस वक्त घर के 3 अफराद मौजूद हैं, आपको जो पसंद आए इससे बात कर लें। ज़ेबा ने पलकें उठाकर देखा, सामने बिछे तख्त पर अम्मी की उम्र की एक खातून बैठी थी। इनके बराबर कुर्सी पर भी अम्मी की उम्र की ही एक और फिर नीचे कारपेट पर इसी लड़के का हमउम्र एक लड़का बैठा था और ये सब ज़ेबा ही को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसने घबराहट के आलम में सलाम किया और अपनी ही आवाज़ कुछ अजनबी सी महसूस हुई। तीनों ने जवाब दिया और कुर्सी वाली खातून ने इसे अपने बराबर में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। कहाँ से आई हो बेटी? मैंने पहचाना नहीं। क्या तुम फरी की सहेली हो? जवाब ज़ाहिर है कि नफ़ी में होना था। अच्छा, फिर नायला के मिलने वालों में होगी। जवाब फिर ना में, अब के वो सवालिया अंदाज में इसकी सूरत दिखने लगी। ये जो आपके घर से बाईं तरफ एक घर है, हम लोग कल वहाँ आए हैं। घर की हालत की वजह से वह शर्मिंदगी से बता रही थी। अच्छा, तो तुम भाई ज़फ़रुल्लाह के किराएदार हो? हाँ, कल नोमा और मानी बता रहे थे कि सामान आया है, नए पड़ोसी आ रहे हैं, मगर हमने ध्यान नहीं दिया। बेटी तुम ठीक से बैठ जाओ, तख्त पर बैठी खातून ने मोहब्बत से कहा। फिर उस लड़के से जो इसे यहाँ तक लेकर आया था बोली, तुम खड़े क्या कर रहे हो? इस मनहूस बकरी का बच्चा को गोद से उतारो और फ्रिज से शीज़ान की बोतल निकाल कर लाओ।
आप इसे मनहूस ना कहा करें, मैंने इसे बेटा बनाया है, इस लिहाज से आप इसकी दादी लगती हैं। बको मत। इसकी बात पर कारपेट पर बैठा लड़का हंस पड़ा था और ये हंसी खातून को तपा गई थी। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? कुर्सी पर जो बैठी थी वो पूछ रही थी। ज़ेबुन्निसा, इसने धीरे से बताया, फिर बोली, मैं काम की वजह से आई थी, अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ ज़रूर बताओ क्या काम है। दोनों दिलो जान से तैयार दिखाई देने लगी। इसने नानी की बीमारी का बताया और दवा का नाम बताकर बोली, अम्मी भी बाजार गई हैं वरना आपको जहमत न देते। इसमें जहमत की भला क्या बात है? पड़ोसियों का तो बड़ा हक होता है। चलो जुनैद बहन को दवा ला कर दो, उन्होंने लड़के से कहा। वो भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और साथ ही ज़ेबा ये कहते हुए उठी, नानी घर में अकेली होंगी, मैं चलती हूँ, 15 मिनट के बाद आकर पता कर जाऊँगी। ये ख़ुद दवा तुम्हारे घर दे आएगा और जब तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक हो जाए फिर हमारी तरफ ज़रूर आना। फ़री और नाइला तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अपनी नानी और अम्मी को हमारी तरफ से सलाम कहना और ये भी कि हम नानी का अहवाल पूछने आएंगे तुम्हारी तरफ। वो इन लोगों के अखलाक से मुतासिर होती खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकली तो राहदारी में बकरी वाला लड़का टकरा गया। आप जूस पिए बगैर तशरीफ़ ले जा रही हैं? लहजा शाइस्ता मगर आंखों में शोखी व शरारत सी थी। जी बस मुझे जल्दी है, आपका शुक्रिया। इसने जाने को कदम बढ़ाए। शुक्रिया तो आपका कि आपकी बदौलत आज हम जूस पियेंगे, वरना हमारी अम्मा तो हर शय को संभाल संभाल कर रखती हैं। ये कहकर गिलास मुँह से लगा लिया। वो तेज़ कदमों से बाहर आ गई। नानी इसकी मुंतज़िर थी। जूँ ही कमरे में दाखिल हुई बोली, हाँ क्या कहते हैं, ला कर देंगे या नहीं? नानी वो तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उन्होंने फ़ौरन अपने लड़के को दवा लाने भेज दिया, बस चंद मिनटों में लेकर आता होगा। कह रही थी हम तुम्हारी नानी का हाल पूछने आएंगे और तुम थी कि उनकी तरफ जाना ही नहीं चाह रही थी। पड़ोसियों से मेल मुलाकात रखना चाहिए। अब मैं तो अपनी बीमारियों की वजह से ऐसी लाचार हुई हूँ कि कहीं आ जा ही नहीं सकती, वरना तो खुद इनके यहाँ जाती। नानी जान, मैं तो इस ख्याल से नहीं जा रही थी कि मालूम नहीं किस मिजाज के लोग होंगे। इतना बड़ा सा घर है, इनका मिजाज भी नखरीला सा होगा, मगर वहाँ बड़े घरों वाली कोई बात ही नहीं। सादा सा फर्नीचर है और बहुत अच्छे मिजाज की ख़वातीन हैं। दोनों ही सादा और पुरखुलूस थीं। इनके घर में 2 लड़कियाँ भी हैं। पहले वो यही समझी कि मैं इनकी लड़कियों की सहेली हूँ। और नानी जान, इनके घर में एक लड़का है, इसने बकरी का एक बच्चा पाल रखा है, बल्कि इसको अपना बेटा बनाया हुआ है। जब मैं इनके घर में दाखिल हुई तब वो इसे हवा में गोल चक्कर दे रहा था। इसने हंसते हुए नानी को ये बात बताई थी। सुनकर बोली, हाँ भाई, होते हैं कुछ लोग जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर तुम्हें इनके लड़कों को देखने, इनकी आदत जानने की कोई ज़रूरत नहीं। बस लड़कियों के पास चली जाया करना और कुछ देर बैठकर वापस आ जाया करना। कमाल करती हैं आप भी नानी। अब भला मैं कोई ऐसी वैसी हूँ? मुझे तो उसकी इस मोहब्बत पर हंसी आ रही थी, इसलिए आपसे भी जिक्र कर दिया। बहुत देर कर दी तुम्हारी माँ ने, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो खैर, आ जाएगी, ख़रीदारी भी तो खासी करना थी। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। ज़ेब की राय नहीं चाहिए थी। ज़रा देर के बाद बोली, मुझे पानी तो पिलाओ और सुनो, अब जो इनका लड़का दवा लेकर आएगा तो इसे दरवाजे से ही नहीं लौटाना, अंदर बुला लेना, चाय पिला कर भेजना। नानी, इतनी गर्मी में वो बेचारा दवाई लेकर आएगा और फिर ऊपर से मज़ीद जुल्म ये कि इसे चाय पिलाई जाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने इन की मदद करके इंतहाई गलती की है। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ, शरबत ख़त्म हो चुका है, अगर लीमू रखे हैं तो शिकंजीबीन बना लेना। वो बाद में सर हिलाकर किचन में आ गई। कुछ देर बाद अम्मी और इनकी आमद के 5 मिनट बाद जुनैद नानी की दवा लेकर आ गया। नानी ने अम्मी से कहा, इसे मेरे कमरे में ही ले आओ, ऐसे नेक बच्चे को देख कर दुआ तो दे दूँ। अम्मी की सारी शॉपिंग इसी कमरे में नानी के पलंग के बराबर वाले पलंग पर फैली हुई थी। ज़ेबा और अम्मी नहीं चाह रही थी कि जुनैद यहाँ आए, मगर नानी ने आवाज़ देकर बुला लिया। सर पर दस्ते शफ़क़त, फिर हाल अहवाल, नाम, मशागिल, गर्ज। 10 मिनट में अच्छा खासा इंटरव्यू कर डाला। नानी, मेरे कज़न को आप जैसी ख़वातीन बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो मेरे साथ आता तो आपको देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा खुश होता। अच्छा, कहाँ होता है तुम्हारा कज़न? नानी को भी दिलचस्पी पैदा हुई। वैसे जुनैद से गुफ्तगू के दौरान वो अपनी बीमारी को फरामोश कर चुकी थी। वो खासी फ्रेश दिखाई देने लगी थी। यहीं घर पर होता है, मेरे मामू का बेटा है, वामिक नाम है उसका। अच्छा, मेरी तबीयत संभल जाए तो मैं आऊँगी तुम लोगों की तरफ। जुनैद कुछ देर बैठा फिर उठ खड़ा हुआ। कैसा सादतमंद बच्चा है, नेक वालिदैन की औलाद लगता है। बता रहा था वालिद हयात नहीं, ये और इसकी बहन, बस 2 ही बहन भाई हैं, बहन इससे छोटी है। वाह नानी, आपने तो मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। वो हंस पड़ी थी। पड़ोसी हैं हमारे और इनके बारे में हमें एक ना एक रोज़ तो सब इल्म होना ही है। फिर मैंने कोई गलत बात नहीं की इसके साथ, और अगर इसे हमसे कुछ छुपाना होता तो मेरी बातों के जवाब देता ही नहीं। नसीमा, तुम हो आना इनकी तरफ, अच्छे लोग हैं। ज़ेबा भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। ज़ेबा को किसने बताया इनके बारे में? अम्मी हैरान हुई। जवाब में ज़ेबा ने सब बता दिया। अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़रा देर बाद मैं आ ही जाती। अच्छा, माँ का कोई एहसास ही नहीं, मैं चाहे दुनिया से उठ जाती। नानी को सख्त गुस्सा आ गया।
ब्लड प्रेशर पहले ही हाई था। दोनों परेशान होकर इन्हें मनाने लगी। शाम को ज़ेबा ने समोसे बनाए। नानी को पड़ोसी याद आ गए। बोली, 4-5 समोसे पड़ोस में दे आओ। अच्छा नहीं लगता बार बार इनके यहाँ जाना। वो जाना नहीं चाह रही थी। क्यों अच्छा नहीं लगता? यूँ कहो कुछ देना अच्छा नहीं लगता। बीबी दिल को कुशादा रखते हैं और पड़ोसियों का तो बड़ा हक होता है। वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं और मैं 4 समोसे लेकर पहुँच जाऊँ अपनी औकात बताने। एक तो तुम्हें एहसास कमतरी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अगर महल नहीं है हमारे पास तो झोंपड़ा भी तो नहीं। अच्छे खासे पक्के घर में रहते हैं। ज़्यादा नहीं मगर इतनी ज़रूरी ज़मीन तो है कि हम तीनों की गुजर बसर हो सके। तुम पता नहीं किन सोचों में रहती हो। दौलत की ख्वाहिश ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये बात नहीं है नानी जान, मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी। कोई ज़रूरत नहीं सफाइयाँ पेश करने की। समोसे रखो प्लेट में और दे कर आओ इनके यहाँ। अम्मी से तो पूछ लूँ। इन्हें पहले भी मेरे उधर जाने पर एतराज़ हो रहा था। कोई एतराज़ नहीं था। चलो जल्दी देकर वापस आओ। मैं चाय के इंतज़ार में बैठी हूँ। दुपट्टा दुरुस्त करती प्लेट में 5 समोसे रखे वो शर्मिंदा सी एक बार फिर इनके गेट पर खड़ी थी। आइए आइए, रुक क्यों गई? वही बकरी वाला लड़का यहाँ करीब ही खड़ा पौधों को पानी दे रहा था। ज़ेबा ने अंदर आकर शाइस्तगी से सलाम किया, जिसका जवाब देना उसने ज़रूरी नहीं समझा। प्लेट पर निगाहें जमाए बोला, क्या लेकर आई हो? इसने जवाब देने के बजाय इसे थमा दी। सफ़ेद कुरैशिये का रुमाल हटाकर देखा और बोला, आहा समोसे! तो ये खुशबुएं आपके घर से उठ रही थी। इधर मैं बुरी तरह बेचैन हो रहा था। हमारे घर में तो सबके सब निकम्मे कामचोर हैं। 3 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं पकता यहाँ। आप जब भी ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें पकाया करें मुझे ज़रूर भेजा करें। ऐसी बेतकल्लफ़ी और भूखेपन पर वो हैरान तो हुई मगर हैरत ज़ाहिर नहीं की। बाद में सर हिला दिया। वो एक समोसा उठाकर खाने लगा। साथ में तारीफ़ भी जारी रही और खाने के बाद बोला, मुझे जुनैद ने बताया था आपके घर में एक नानी भी हैं जो मुझे बेहद पसंद आएंगी। और अब तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये पड़ोसी ही मुझे बेहद पसंद आएंगे। मैं अब चलती हूँ। वो इसे अंदर जाने को भी नहीं कह रहा था। गेट के सामने इसका रास्ता रोके ही खड़ा समोसों से इंसाफ करने में मशगूल था। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे चाय बनानी है। नानी इंतज़ार कर रही होंगी। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अपनी प्लेट तो लेती जाएं, फिर कभी ले जाऊंगी। चलो जैसे आपकी मर्ज़ी। और वो वापस आ गई। लगता है सब समोसे यही खा जाएगा। घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कुछ लेकर आई थी। वैसे मुझे प्लेट वापस ले आनी चाहिए थी। इतना कीमती सेट है हमारा। अब जो ये प्लेट इसने इधर उधर रख दी तो सब ख़राब हो जाएगा। घर आई तो नानी रिपोर्ट लेने को बेताब इसकी मुंतज़िर बैठी थी। हाँ, फिर दिए तुमने उनको समोसे? लेकर क्या कहा उन्होंने? नानी, उनका बकरी वाला लड़का गेट पर ही मिल गया था। इसने प्लेट वहीं पकड़ ली और मैं वापस आ गई। ये है कैसी बेवकूफ़ हो तुम। अंदर जाकर किसी खातून के हाथ में पकड़ानी थी। लड़के तो बड़े चटोरे होते हैं और वो सब खुद ही खा जाएगा। घर की औरतों को तो इल्म भी नहीं होगा। चले नहीं तो ना सही, हम कौन से सोने के समोसे लेकर गए थे? नानी इसकी हमाकत पर बड़बड़ाती रहीं। वो किचन में आ गई। अम्मी ने चाय बनाई थी। अब कपों में उंडेल रही थी। वो भी इनके करीब आ खड़ी हुई। ज़ेबा, कितने लोग हैं पड़ोस में? उन्होंने पूछा। पता नहीं अम्मी, मेरी मुलाकात अभी सबसे नहीं हुई। वैसे मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोग हैं। तकरीबन 7-8 या शायद इससे भी ज़्यादा। भरे पूरे घर कितने अच्छे लगते हैं, है ना अम्मी? इसके लहजे में हैरत थी। उन्होंने महसूस किया। जवाब में बोली कुछ नहीं। अगर मोमानी इतने तेज़ मिजाज की ना होती तो हम इनके साथ रह सकते थे। इनकी दोनों बेटियों से तो मेरी अच्छी दोस्ती थी। हम उनसे कुछ मांगते तो नहीं थे। फिर भी मोमानी को हमारा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। बेचारी नानी भी आपके खातिर बेटे का घर छोड़ आई। अब छोड़ो इन बातों को। जो होना था वो हो चुका। अम्मी, अगर अब्बा दूसरी शादी ना करते तब हम इतने अकेले ना होते। उनकी सुनी अनसुनी करके वो कह रही थी, अगर मगर काश। इन बातों से भला क्या होता है? जो किस्मत में लिखा हो वो होकर रहता है। उन्होंने धीरे से कहा। अब भी तो अब्बा को 2 मज़ीद बेटियां ही मिली हैं। बेटे की आरज़ू में दूसरी शादी की थी मगर बेटा नहीं हुआ और मेरी दुआ है कि हो भी नहीं। उन्होंने हम पर जुल्म तोड़ा है। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम जी मत जलाया करो, खुश रहा करो। मैं और अम्मा तो हैं तुम्हारे सर पर। फिर तुम्हें किस बात की फ़िक्र है? अम्मी, मुझे अब्बा पर बड़ा गुस्सा आता है। किस तरह उन्होंने बीवी और बेटी को दरबदर कर दिया। हमें ज़माने के सर्दो गर्म चखने को अकेला छोड़ दिया। यूँ भूल गए जैसे हमसे कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। ये मर्द ज़ात ऐसी ही होती है। अम्मी के मुँह से आह निकल गई। और मामू, इन्हें भी तो तौफीक नहीं होती कि महीने 2 महीने बाद हमारा नहीं तो नानी का ही हाल पूछने आ जाया करें। सच अम्मी, अगर नानी की ये थोड़ी सी जायदाद आपके हिस्से में ना आई होती तो हम भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। इसकी आवाज़ भरा गई थी। ऐसा नहीं सोचते बेटी, अल्लाह ताला सबका राज़िक है। वो तो वहाँ से भी रिस्क अता करता है जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। चलो शाबाश, ये चाय के बर्तन बाहर रखो। अम्मा मुंतज़िर बैठी होंगी। इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इनकी तबीयत आज वैसे भी कुछ ठीक नहीं। वो इनसे बर्तनों की ट्रे लेकर बाहर आ गई जहाँ नानी वाकई मुंतज़िर बैठी थी। अम्मी आई तो इन्हें देखते ही बोली,
तुमने सुना ये प्लेट किसे थमा आई है, और फिर तफसील से इसकी हमाकत के बारे में बताने लगी। चले अम्मा, कोई बात नहीं, दाने दाने पर मोहर होती है। अगर ये इस लड़के की किस्मत का था तो फिर वही खाएगा। आप गुस्सा न करें। नानी अम्मा को समोसे पसंद नहीं आए, मिर्चें ज़्यादा लग रही थी इन्हें, और एक एतराज़ ये भी था, तुमने ठीक तरह से लाल नहीं किए, कच्चे ही निकाल लिए हैं। ज़ेबा, तुम हद से ज़्यादा कामचोर होती जा रही हो। ऐसे समोसे खाकर हमसाए क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसी पोहड़ औरतें हैं, कुछ बनाने पकाने का सलीका ही नहीं है इन्हें। नानी, ऐसी बातें ख़वातीन करती हैं, और ये तो उन तक पहुँचेंगे ही नहीं। वो लड़का सारे के सारे हड़प कर चुका होगा। खुदा करे ऐसा ही हो। कोई इन्हें या इनके ख़ानदान को फूहड़ कह दे, ये इनकी बर्दाश्त से बाहर था कि वो वाकई बड़े तरीके सलीके वाली खातून थी। अब तो सेहत इजाज़त नहीं देती थी कि कुछ पकाने को किचन में जाएं या सिलाई बुनाई करें। जब तक सेहत रही, ख़ानदान में और मिलने वालों में इनकी बेहद तारीफ़ और धूम रही। वो चाहती थी सारे हुनर अब नवासी को भी सिखा दें, मगर ज़ेबा को अपनी पढ़ाई बड़ी अजीज़ थी। किचन का काम तो दिलचस्पी से कर लेती, मगर उन कुरैशिये में इसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। यह भी भला कोई बात है, एक खाना उतारो चढ़ाओ, नज़र टिकाए, सुबह से शाम उलझे रहो। अलबत्ता इसकी अम्मी यानी नसीमा बेगम बहुत माहिर थी सिलाई बुनाई और कुरैशिया के काम में। कैसा उजाड़ सा सहन है, और है भी अच्छा खासा। अगर इधर क्यारी बनाकर गुलाब मोतिया और कुछ सब्जियां लगाई जाएं तो बहुत अच्छा रहे। नानी आज घर के एक एक कोने को संवारने के बारे में सोच रही थी। हाँ नानी जान, टमाटर के पौधे तो बहुत सारे होने चाहिए, फिर जब लाल लाल टमाटर लगेंगे तो मैं केचप बनाऊंगी। सिर्फ टमाटर ही नहीं, मूलियाँ, गाजरें, मटर और चुकंदर, सब कुछ लग सकता है। नसीमा, कल तुम बाज़ार जाओ तो बीज लेती आना। अम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, सुबह क्यारियाँ बनाने में लग जाएंगी। कुछ दिन आराम करें, फिर ये सब देखा जाएगा। बरसात तो बस शुरू हुआ ही चाहती है, इसी मौसम में सब्ज़ी लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। बस तुम कल बीज लेती आना। शाम तक मौसम बिल्कुल ठीक था। ये तीनों रात 9 बजे तक सहन में बैठी रहीं। नानी की तबीयत भी बेहतर थी, वो मूड में भी थी। पुराने किस्से कहानियाँ, जिनमें ज़ेबा को हमेशा ही बड़ी दिलचस्पी और कशिश महसूस होती थी, सुनाती रहीं। नानी बताया करती थी, मेरा मैका बहुत अमीर था, बहुत से बागात हमारी मलकियत थे। लकड़ी का काम यानी दरख्तों की ख़रीदो फरोख्त भी होती थी। मेरे अब्बा का बहुत बड़ा बंगला था, जिसके कमरे इतने बड़े थे कि पूरी बारात आराम से समा सकती थी। हमारे यहाँ लिहाफ़ों के ख़िलाफ़ खालिस रेशम के बनते थे। इन पर सुच्चा गोटा लगाया जाता था, या फिर शनील के खूबसूरत लिहाफ हुआ करते थे। मिस्री पर बारीक जाली, जिस पर चांदी का खूबसूरत काम बना होता था, डाली जाती थी, और मुलाजिम औरतें बावर्चीखाने में घुसी हर वक्त ही कोई न कोई मज़ेदार चीज़ तैयार करती रहती थीं। 24 घंटे मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, और 24 घंटे ही हमारे यहाँ चूल्हा जलता था। आने वाले मेहमानों के किस्से जो बेहद नफीस थे, तहाइफ के साथ नानी के अब्बा की हवेली में उतरा करते थे। घर में रहने वाली फूफियों चाचियों के किस्से और उस दौर की बहुत सी बातें। बरसात यूँ मनाई जाती थी, जाड़े का इस्तकबाल पंजीरी और हलवाजात बनाकर किया जाता था। गर्मा के आगाज़ पर ढाका से मलमल मंगवाई जाती थी। हाय क्या दौर था, और क्या मज़े थे नानी अम्मा के। कितना खूबसूरत और भरपूर वक्त गुजारा है उन्होंने। इसीलिए तो ऐसी बातमात हैं, किसी की दौलत से कतन मरूब नहीं होती। कभी जो मैं ऐसी बात मुंह से निकाल दूं तो कंधे अचकाकर कहती हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे अब्बा के पास तो इससे कहीं ज़्यादा दौलत थी, और सारी की सारी हक हलाल की कमाई थी। एक मैं हूँ, जब से होश संभाला है अमान को तरस रही हूँ। अच्छा घर मेरा ख्वाब है। नानी के अब्बा जितनी दौलत ना हो, इतने ठाट ना मिले, मगर घर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये घर, इसमें तो रहते हुए शर्म आती है। कमरों की हालत तो दुरुस्त है, मगर बैरूनी दरवाज़ा और दीवार कैसी बदरंग हो रही है। बाहर से देखो तो ये बिल्कुल खंडर मालूम होता है। ज़फ़रुल्लाह साहब ने किराया बहुत कम मांगा था। अम्मी ने गनीमत जाना और आ गई यहाँ पर। वैसे ज़फ़रुल्लाह साहब को ऐसे खंडर का किराया मांगते हुए शर्म आनी चाहिए थी। भला ये इंसानों के रहने के काबिल है? 2 कमरे और झड़ते सीमेंट की दीवारों वाला सहन, जिसका फर्श आधा कच्चा है, आधे में टूटी फूटी ईंटों के टुकड़े लगे हुए हैं। सहन में निकलो तो संभल कर चलना पड़ता है, वरना ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं। पता नहीं मुझे कभी किसी अच्छे से घर में रहना नसीब भी होगा या नहीं। हाय मालिक, मुझे इन हसरतों के साथ ही दुनिया से ना उठा लेना। तेरे यहाँ किस चीज़ की कमी है? बस मुझे अच्छा सा घर और आसूदा हाल ज़िंदगी अता फरमा दे। नानी और अम्मी सोने के लिए बरामदे में बिस्तर लगाकर लेट चुकी थीं, और इसके सहन में नानी की सुनाई कहानियाँ चकरा रही थीं। वो खुले खुले आंगन, जिनमें मोतिये और गुलाब के खुशबू लुटाते फूल खिलते थे, बड़े बड़े सजे सजाए कमरे और जेवरात में लदी कीमती कपड़ों में मलबूस हंसती मुस्कुराती इधर से उधर जाती लड़कियां। वह सहन में बैठी दूर, बहुत दूर कहीं गुम थी। फिर इसे नींद आ गई। वो वहीं तख्त पर लेटी और सो गई। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कुछ नामानूस से शोर से आंख खुल गई। देखा तो आसमान बादलों से ढका हुआ था और बिजली बड़े ज़ोर शोर के साथ चमक रही थी।
बारिश बस शुरू हुआ चाहती थी। वो बरामदे में आकर अम्मी के बराबर वाले बिस्तर पर लेट गई। बादल की गरज और बिजली की चमक ने नानी और अम्मी को भी बेदार कर दिया था। नानी और ज़ेबा दोनों ही कड़कती चमकती बिजलियों से बहुत डरती थीं और मौसम के तेवर इन्हें सहमाए जाते थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसा तूफ़ान के दिल सहम जाते थे। इन्हें ये फ़िक्र भी थी कहीं कोई दीवार न गिर जाए, मगर खैरियत ही रही। सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। धूप नहीं निकली, बादल छाए हुए थे और हवाओं में मस्ती सी भरी थी। नानी बहुत खुश थी। अम्मी से कह दिया था आज मैं क्यारियाँ बनाऊंगी, बाजार से सब्जी गोश्त लेने जाओ तो बीज याद से लेती आना। ज़ेबा सहन में खड़ी इधर से उधर देख रही थी। इसके छोटे से घर के बराबर में खड़ी वो बड़ी सी आलीशान इमारत जिसमें कई दरख्त थे और सब दरख्तों में घिरी वो सफ़ेद इमारत जिस पर सुरमई बादलों का साया था, कितनी दिलकश दिखाई दे रही थी। मकीन भी अच्छे सादा मिजाज के मालिक हैं। अगर इनके यहाँ जाया जाए और इनके लॉन में लगे फूलों को छुआ जाए तो हरगिज़ बुरा नहीं मानेंगे। नानी जान क्या ख्याल है? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज हम हमसायों के यहाँ ना हो आएँ। ख्याल तो नेक है, मैं कपड़े बदल कर बालों में कंघा कर लूँ फिर चलते हैं। नानी को अपने हार सिंगार की बड़ी फिक्र रहती थी। अम्मा अभी तो आप क्यारियाँ बनाने की बात कर रही थी, अब हमसायों के यहाँ जा रही हैं। नसीमा बेगम चादर ओढ़ कर बाजार जाने को तैयार खड़ी थी। घड़ी दो घड़ी बैठकर वापस आ जाएंगे। हमने कौन सी दास्तान अमीर हमजा शुरू करना है वहाँ जाकर। अम्मी बाजार चली गईं। ज़ेबा ने मुंह हाथ धोकर बाल बना लिए, मगर नानी की तैयारी मुकम्मल होने में नहीं आ रही थी। आंखों में सुरमा लगाया, फिर दोनों बाजुओं में सोने के कड़े, हाथ में अंगूठियाँ, कानों में हल्की सी झुमकियाँ, मगर इन्हें लगता कि शायद कमी रह गई। अभी भी तैयारी नामुकम्मल है, चलें ना नानी जान, अब तो देर हो रही है। देर काहे की, सुबह के 9:30 ही तो हो रहे हैं, मगर आप इतनी लंबी चौड़ी तैयारियों में क्यों लग जाती हैं? ये ज़रूरी है ज़ेबा बेटी, आखिर लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि हम शुरू से ही हालात के सताए हुए हरगिज़ नहीं हैं। कभी हम पर भी बहुत फजल रहा है। हम तरीके सलीके वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं आने जाने मिलने मिलाने का ढंग आता है हमें। वो भी नानी की बात की कायल हो गई। वाकई अगर नानी ज़ेवरात पहनकर इनके यहाँ जाएंगी तो ज़्यादा कदर होगी। दोनों जब इस सफ़ेद इमारत में दाखिल हुई तो यहाँ वहाँ वीरानी थी। लॉन बिल्कुल सुनसान था। बड़े ही बदज़ोक़ लोग हैं, ऐसे मौसम में भी कमरे में घुसे बैठे हैं। नानी ने नाक चढ़ाकर इधर उधर देखते हुए कहा, गेट खुला था, हम बग़ैर बेल दिए अंदर आ गए। मेरा ख्याल है काल बेल बजानी चाहिए ताकि कोई बाहर आए। वो दोबारा गेट की तरफ बढ़ी। नानी बड़े शौक़ से यहाँ खिले प्यारे प्यारे फूलों को देखने लगी। बेल की आवाज़ पर वही शौक़ सा लड़का बाहर आया था। पहले निगाह नानी पर पड़ी। इसने सलाम किया और बोला, आप शायद सलीम की दादी हैं। अगर वही हैं तो सलीम से कह दीजिएगा अब बहुत दिन हो गए, मुझसे जो नोट्स लेकर गए थे वापस कर दो। इत्तेफाक से वो मैंने अपने लिए तैयार किए थे और एक शिकायत मुझे और भी करना थी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, ज़ेबा ने धीरे से कहा। उसने नानी से निगाह हटाकर इसे देखा और बोला, आइए, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। ऐसी बात पर नानी की आंखें फट सी गईं और मुंह खुल गया। इधर ज़ेबा का रंग वाज़ेह तौर पर बदला और चेहरे पर घबराहट छा गई। इधर से वो कह रहा था, असल में मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे बाज़ोक हमसाए ऐसी प्यारी बरसात को मनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। वो ज़रूर बरसात के इस हसी मौसम की मुनासबत से कोई पकवान तैयार कर रहे होंगे। बस मैं इंतज़ार में ही था, मगर आप तो खाली हाथ दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह से दोनों की जान में जान आई। ये मेरी नानी है, इन्हें मैं लेकर आई हूँ। इसने तारुफ़ करवाया। अच्छा, तो आपके यहाँ बरसात के मौसम में पकवान के बजाय नानी? कुछ कहते कहते ख्याल आया, फ़िक्रा नामुकम्मल छोड़ा और बात बदल कर बोला, मैं पहले ही सोच रहा था ऐसी माकूल खातून सलीम की दादी हो नहीं सकती। आइए, आप लोग अंदर आ जाएं। इसने इन्हें इसी बड़े से कमरे में ला बिठाया जहां कल लेकर आया था, मगर आज यहां कोई मौजूद नहीं था। बेटा, तुम्हारी वालदा कहाँ है? इन्हें बुलाओ। नानी, इन्हें बुलवा तो लूँ, मगर काफ़ी टाइम लग जाएगा आने जाने में। असल में हमारे रिश्ते के एक दादा अब्बा अचानक सिर्फ 85 साल की उम्र अजीज़ पाकर इस दारफ़ानी से कोच कर गए हैं। सुबह ही सुबह जब सब घर वाले ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे, इन्हें दादा की अब्दी नींद की इत्तला मिली। लपक झपक जैसे तैसे सब तैयार हुए और अफसोस को चल पड़े। घर में सिर्फ मैं हूँ और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ अंडा बनाना और टोस्ट गर्म करना आता है। और मज़े की बात, आज घर में ना अंडे हैं ना टोस्ट। मैं सुबह से ख्यालों में मज़ेदार पराठे खाकर ख़ुद को बहला रहा हूँ। अब ये आपकी नवासी आई तो बयान नहीं कर सकता मुझे कैसी मुसर्रत हासिल हुई थी। ख्याल था मौसम की मुनासबत से हलवा पूरी वगैरह बना कर लाई होंगी, मगर हाय अफसोस, ऐसे नसीब वाले भी कहाँ हैं हम कि जो आरजू करें वो झट से पूरी हो जाए। हाय बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो। ये साथ तो हमारा घर था, दरवाज़ा खटखटा देते, ज़ेबा तुम्हें नाश्ता बना देती। कौन ज़ेबा? मेरा नाम ज़ेबा है, इसने धीरे से याद दिलाया। बहुत शुक्रिया नानी जान, ऐसे पुरखुलूस लोगों के लिए मेरे दिल में खुद ब खुद जगह बन जाती है। मैं आपके अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। जाओ बेटी, बावर्ची खाने का पूछ लो और भाई के लिए नाश्ता बना दो। क्या आपके भाई ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया? मेरा तो कोई भाई नहीं नानी, आपके लिए नाश्ता बनाने को कह रही हैं। मेरा नाम वामिक है, वामिक फ़रहान, इसने वजाहत की। किचन किस तरफ है? नानी ने फिर इशारा किया तो इसे उठना पड़ा।
वरना पराए घर में जहाँ मालूम ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, नाश्ता बनाना इसे खासा मुश्किल लग रहा था। इसने इशारे से बता दिया और ख़ुद नानी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। बेटा, तुम्हारे दादा बीमार थे क्या? नहीं, बीमार कहाँ थे, सुना है चंगे भले थे। अचानक ही जालिम मौत ने आन दबोचा। हाय हाय, हसरत इन गंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। अफसोस और दुख का गहरा तासुर इस वक्त इस लड़के के चेहरे पर देखा जा सकता था। रिश्ते के दादा बताया है ना तुमने? जी हाँ, वो मेरी बहन के शौहर के चचा थे। ससुराल का मामला था, इसलिए हम सब सवेरे ही सवेरे चल पड़े। मुझे भी जगाया तो बतेरा था, मगर मैं इस वक्त एक बड़ा ही अच्छा ख्वाब देख रहा था। कह दिया मेरे जाने से वो जिंदा थोड़ी हो जाएंगे, मुझे सोया रहने दें, आप लोग होकर आएँ। वैसे भी घर में किसी न किसी को तो ठहरना था। नानी की समझ में नहीं आ रहा था वो ये सब मजाक के रंग में कह रहा है या इसके बात करने का अंदाज ही ऐसा है। मैं आपको अपने बंटी से मिलवाता हूँ, बड़ा ही शरीर और हंसमुख है, आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो उठकर बंटी को लेने चला गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद ज़ेबा नाश्ता बनाकर ले आई। कहाँ गए आप? अकेली बैठी हैं? किसी बंटी को लेने गया है, कहता है बड़ा प्यारा बच्चा है। वो हंस पड़ी और बोली, वो तो इसकी बकरी का नाम है। अच्छा, मैं समझी कोई भांजा भतीजा होगा। ये लड़का मिजाज का अच्छा है, मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बातें कुछ अजीब सी हैं इसकी। नानी, इनका घर कितना प्यारा है और ये सोफ़े कितने नरम नरम हैं, बेड जोड़ तोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। नानी ने सरसरी अंदाज में निगाह इधर उधर दौड़ाई और हल्के से हंकारा भरा, फिर बोली, वो बता रहा था घर में ना तो अंडे हैं ना टोस्ट। तुमने नाश्ता क्या बनाया है? इनके फ्रिज में थोड़ा सा कीमा पड़ा था, आटा भी गूंदा हुआ रखा था। कीमे वाला पराठा बनाया है और साथ में दही है। दही में काली मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल लेना था। जी नानी जान, डाल लिया है। ये देखिए, ये है बंटी, आपके बारे में बताया तो खुश होकर आपसे मिलने के लिए आ गया है, वरना बड़े नखरे दिखाता है, हर किसी से नहीं मिलता। बंटी को लाकर नानी के बराबर वाली कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। आहा, कितने दिनों के बाद ऐसा मज़े का नाश्ता कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। चाय बनाऊँ? नहीं, सुबह से न जाने कितने कप चाय के पी चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं पी सकता। बेटा, तुम क्या करते हो आजकल? नानी, मैं हर फन मोला हूँ, सब कुछ करता हूँ, और आजकल ही क्या, मैं तो शुरू से बैक वक्त कई मंसूबे शुरू करने का आदी हूँ। देखिए ना, इस तरह नाकामी के इम्कानात खासे कम हो जाते हैं कि आखिर एक आध मंसूबा तो पाया तकमील तक पहुंच ही जाता है। क्यों, आपकी क्या राय है? इसने खामोशी से बंटी को देखती ज़ेबा को मुतवज्जा किया। वह जवाब देने के बजाय नानी को देखने लगी कि वाकई समझ में नहीं आया था क्या कहना चाहिए। उसकी इस बात से सरसर इख्तिलाफ था, मगर यह कह देना भी कुछ मुनासिब नहीं था। नानी भी खामोशी से वामे की बात सुन रही थी। वो गिलास में पानी उंडेलने लगा तो बोली, मेरा मतलब था बेटा, पढ़ते हो या कहीं मुलाजिम हो? पढ़ता भी हूँ, अगर इतने सारे मंसूबों से टाइम बच जाए तो। वैसे मैं हैरत अंगेज़ हद तक ज़हीन हूँ, एक बार किताब पर नज़र दौड़ा लूँ तो सब याद हो जाता है। अगर ज़रा मेहनत करूँ तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, मगर मुझे तोड़ फोड़ से सख्त नफ़रत है। आप पढ़ती हैं? इसने ज़ेबा से पूछा। इससे पहले कि ज़ेबा जवाब देती, नानी बोली, हाँ, बेचारी पढ़ रही है और ये इसी की हिम्मत है, वरना जिस तरह के हालात थे और जितनी ये नाजुक मिजाज है, इसका पढ़ाई कर लेना किसी मौजे से कम नहीं। कैसे हालात? इसने पूरी तरह दिलचस्पी ली। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं, फिर किसी रोज़ आएंगे जब आपकी फूफो और अम्मी घर पर होंगी। ज़ेबा ने नानी को कुछ बताने नहीं दिया। आपको कैसे पता चला कि इस घर में मेरी फूफो भी रहती हैं? इसने आंखें नचाकर हैरत का इजहार किया। हमें जुनैद ने बताया था, वो भी बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है और बड़ा ही नेक फितरत, बड़ी मदद की उसने मेरी। अच्छा, तो जुनैद को भी जानती हैं, मगर कैसे? उसकी बेचैनी और भी बढ़ी। नानी ने इसे तफसील से जुनैद की अपने यहाँ आमद के बारे में बताया। ओह, तो इसका मतलब है जुनैद घर तक हो आया है। अब मेरी बारी है, मैं भी चक्कर लगाऊंगा। ज़रूर ज़रूर, तुम्हारा अपना घर है। अब हम चलते हैं। ज़ेबा आखिर उठ खड़ी हुई। नानी ने भी अपनी चिकन की ऑफ वाइट चादर संभाली। ये चादर वो गुज़िश्ता कई बरस से इस्तेमाल कर रही थी। पहले इसका रंग सफ़ेद होता था, मगर ये सफ़ेद रंग कब तक सफ़ेद रहता। आखिर नानी ने इसे ऑफ वाइट कलर करा लिया। इतना अच्छा नाश्ता बनाने का बहुत शुक्रिया, इसने ज़ेबा को मुखातिब किया। वो जवाब में कुछ नहीं बोली। जब दोनों घर वापस आईं तो नानी को इस घर की ख़वातीन से मुलाकात ना हो सकने का बेहद अफसोस था। यूं ही हिफाजत से रखा हुआ ज़ेवर निकाला। अगर इल्म होता तो घर पर नहीं है तो काहे को इतनी तैयारी करती। वो इतना कहकर कपड़े तब्दील करने चली गईं कि ये जो सूट आज वो पहन कर गई थी, ये बहुत नरम मुलायम कीमती लॉन का था और वो सिर्फ कहीं ख़ास जगहों पर आने जाने के लिए ही इस्तेमाल करती थी। ज़ेबा अकेली बैठी इस घर के बारे में सोचने लगी। हाय, वो किचन था, कैसा कीमती सामान, और मैं तो जानती भी नहीं, पता नहीं कौन कौन सी बिजली की मशीनें थी वहाँ पर। कराकरी ऐसी खूबसूरत फ्रिज में इतना ढेर सारा फल, कैसे खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास इतनी दौलत है। एक हम हैं, ये टूटा फूटा मकान है और वो भी अपना नहीं। अगर ये घर अपना होता तो चलो आहिस्ता आहिस्ता मुरम्मत ही करवा लेते। ज़ेबा, तुम क्या सोच रही हो? चलो आओ, क्यारियाँ बनाते हैं। नानी, उन लोगों का किचन देखने के काबिल है। इतना कीमती सामान रखा हुआ था वहाँ पर और खाने पीने का सामान भी बहुत था।
खासे अमीर लोग हैं वो, हमें उनकी इमारत गुर्बत से क्या लेना देना। मिजाज के अच्छे हुए तो अच्छे हैं, वरना फिर मैं तो ना जाऊंगी उनके घर। वैसे अच्छे ही लगते हैं, घर की औरतें अच्छे अखलाक वाली हों तब ही बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती है। और ये दोनों ही लड़के अच्छे अखलाक वाले हैं। जिस वक्त नसीमा बाज़ार से घर वापस आईं, ये दोनों एक लंबी सी क्यारी बना चुकी थीं। बड़ी जल्दी आ गई आप दोनों पड़ोसियों के यहाँ से। वो लोग घर पर ही नहीं थे, बस एक लड़का घर में मौजूद था। हम थोड़ी देर बैठकर वापस आ गए। वो सर हिलाकर किचन में चली गईं और लाया हुआ सामान सेल्फ रखने लगी। बादल अब पहले से ज़्यादा गहरे हो गए थे। लगता था एक बार फिर जोर का मीना बरसेगा। पता नहीं पड़ोस की औरतें कब वापस आएँ, वो लड़का बेचारा भूखा प्यासा रहेगा। दोपहर में भी जब अम्मी गोश्त का मसाला भून रही थी तो नानी को रह रहकर वामी का ख्याल आ रहा था। नानी जान, अब ऐसा भी कोई मसला नहीं है, उनके फ्रिज में ढेरों ढेर फल रखे हुए हैं, दूध भी मौजूद था, भूख लगेगी तो कुछ भी खा लेगा। ए नसीमा, तुम बाज़ार गई थी, मौसम ऐसा अच्छा हो रहा है, सूजी ही ले आती, शाम में हलवा बना लेते। अब इस उम्र में आकर नानी की तो और कोई मसरूफियत रही ना थी, ध्यान खाने पीने की तरफ ही रहता था। अम्मा, सूजी तो घर में मौजूद है, मगर मुझे तो ये बादल देखकर फ़िक्र हो रही है। खस्ता हाल दीवारें हैं घर की, कहीं कोई दीवार गिर ना पड़े। कुछ भी बनाने और खाने को जी नहीं चाह रहा। चार दीवारी पुरानी ज़रूर है, मगर मैं जायज़ा ले चुकी हूँ, चुनाई अच्छी की गई है। बज़ाहिर दीवार झड़ती दिखाई दे रही है, मगर अंदर से हालत इतनी बुरी नहीं है। ये कोई आज का बना हुआ मकान तो है नहीं कि 1 साल बनाने का हुआ और इधर ज़ोर की आंधी चली, इधर दीवार सजदा रेज़ हो गई। पुरानी इमारत है और ख़ासी मजबूत है। तुम इस तरफ से तो बेफिक्र रहो। अम्मी, हमसायों के घर में इतने बड़े बड़े गुलाब हैं और इनके यहाँ जामन का पेड़ भी है, खूब मोटे मोटे जामन लगे हुए थे। इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक प्लेट जामन ही इधर भेज दें। हमने कल समोसे भेजे, आज मैंने नाश्ता बना कर दिया। सच है, अमीर लोगों के दिल बड़े थोड़े होते हैं। ये हम जैसे ही हैं जो हर किसी के काम आने को तैयार रहते हैं। वैसे अम्मी, अगर हम अमीर भी हो जाएं तब भी हमारे दिल तो सखी ही रहेंगे, हम तो किसी से बुराई कर ही नहीं सकते। तुम उठकर कपड़े अलमारी में रख लो, कल मैंने धोए थे, आज भी कुर्सी पर इसी तरह पड़े हैं। वो सुस्ती से उठकर अंदर आ गई। कपड़े तय करते हुए भी ये सोचती रही, अगर खुदा मुझे दौलत देगा तो मैं इस तरह इतराऊंगी नहीं। जो मुस्तैक होगा इसकी मदद करूंगी और बहुत अच्छा सा घर बनाऊंगी। काम से फारिग होकर वो बिस्तर पर आ लेटी और इसी के बारे में सोचती रही। यह उसका महबूब मशगला था। ख्यालों ही ख्यालों में खुद को एक अमीर कबीर लड़की के रूप में देखा करती थी, जिसके पास कीमती कपड़ों और ज्वेलरी का ढेर था, जिसका घर बहुत खूबसूरत था। और वो लड़की जब बाजार जाती थी तो ढेरों शॉपिंग किया करती थी। यही ख्वाब जागती आंखों से देखती वो नींद की वादी में उतर गई। शाम को अम्मी ने उसे जगाया था, वो जागने के बावजूद उठने में सुस्ती कर रही थी। अब उठ भी जाओ, पड़ोस से एक लड़की और 2 औरतें आई हैं। तब वो एकदम से जाग गई। बालों की चोटी दोबारा बनाती तो खासा टाइम लग जाता, बस ऊपर से ब्रश फेरा, मुंह धोया और नानी के कमरे में चली आई, जहाँ मेहमान बैठी थीं। दोनों ख़वातीन से तो वो मिल चुकी थी, अब लड़की से मुलाकात हुई और पता चला ये फ़रा है, हम इसे फ़री कहते हैं। नानी, अम्मी और दोनों ख़वातीन बातें करने लगीं। वो और फ़रा खामोश बैठी बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। लड़कियों, कुछ बात करो। फरी, वैसे तो तुम्हें बड़ा शौक था कि तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हारे घर के करीब ही रहती हो, और अब कैसे मुंह में घुनघुनियाँ डालकर बैठ गई हो। वो असल में हम आप लोगों की बातें सुन रहे थे। क्या बताऊं खाला जी, हम यहाँ कितना बोर होते रहे हैं। आपको तो इल्म ही है, इस जगह पर आबादी कोई ख़ास नहीं। यहाँ से थोड़े दूर आबादी है, मगर वहाँ के लोग अनपढ़ और मज़दूर किस्म के हैं। यहाँ जो चंद एक घर हैं, इनमें फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं है। इधर एक मलिक साहब हैं, वो एक मुलाजिम के साथ इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, और सामने वाले घर में जो मियाँ बीवी रहते हैं, इनसे तो अल्लाह बचाए, दोनों हर वक्त मिर्चर चबाए रखते हैं। फिर इससे आगे जो 2 मकान हैं, वो किसी ने किराए पर लेकर वहाँ प्लास्टिक की बोतलें बनाने की मशीनें लगा रखी हैं। हम तो समझे बिल्कुल वीराने में ही बैठे थे। आपके आने से बड़ी खुशी हुई है। कल जुनैद आपके यहाँ से होकर गया तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था वो नेक और अच्छे मिजाज की नानी अम्मा हैं। फिर आज वामिक ने बताया कि आप लोग हमसे मिलने आई थी, और कल जो समोसे भेजे थे इनका भी वामिक ने आज बताया। मैंने तो खूब डांटा कि हमारा हिस्सा रखा ही नहीं, खुद ही सब खा गया। बच्चे ऐसी शरारत तो करते हैं, अम्मी ने कहा तो वामिक की अम्मी बोली, वो सिर्फ शरारत ही करता है और कुछ नहीं आता इसे। अब सुबह आप लोग आईं, बजाय इसके कि वो मेहमानों की खातिर मदारत करता, उल्टा बच्ची से नाश्ता बनवा कर खाया इसने। बहुत डांटा है मैंने इसको, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, इसे भूख लग रही थी, नाश्ता बना दिया तो क्या हुआ। मगर खाला जी, इसने मेहमानों को पानी तक नहीं पूछा। सच, हम तो सख्त शर्मिंदा हैं आपसे। बेटी, शर्मिंदगी काहे की, लड़के ऐसे ही लाबाली होते हैं, भला इन्हें मेहमानदारी का क्या इल्म। फरी ज़ेबा से इसकी तालीम, सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पूछने लगी। फिर बात पसंद नापसंद तक पहुंची। भला इसका और फरी का क्या मुकाबला। शौक़ तो दोनों को शॉपिंग का था, मगर ज़ेबा के पास इतने पैसे कहाँ होते थे कि वो इस शौक़ पूरा भी कर सके। जबकि फरी से बता रही थी, फ़ला मार्केट में कपड़ा अच्छा मिलता है, ज्वेलरी मैं वहाँ से ख़रीदती हूँ, कॉस्मेटिक्स यहाँ से। ज़ेबा बस खामोशी से सुनती रही।
मेरा टेलर बहुत अच्छा है, मैं रेडीमेड ख़रीदने के बजाय डिज़ाइन बताकर सिलवा लेती हूँ। अपना ख़रीदा हुआ कपड़ा एक तो पायदार होता है और फिर मुझे खुद से कपड़ा ख़रीदने और फिर सिलवाने में मज़ा भी बहुत आता है। तुम कपड़े कहाँ से सिलवाती हो? आखिर वो सवाल आ ही गया जिससे ज़ेबा खौफज़दा हो रही थी। बेटा हम तो कपड़े घर पर ही सी लेते हैं, अम्मी ने बताया। नानी बोली, नसीमा को तो बड़ा शौक़ था सिलाई बुनाई का, जबकि ज़ेबा को तो हमने ज़बरदस्ती ही सिखाई है और सिलाई कढ़ाई भी बस इसने इसीलिए सीख ली कि अपने कपड़े अच्छे डिज़ाइन के बना सके। अच्छा तो आप खुद सी लेती हैं, दिखाएं कोई सूट? फरी बड़े शौक़ से कह रही थी। शुक्र हुआ अभी पिछले दिनों इसने एक नया सूट बनाया था, फ़ॉन कलर पर ब्लैक और मैरून कढ़ाई की थी। सिलाई इतनी साफ़, कटिंग फिटिंग शानदार और सबसे बढ़कर एम्ब्रॉयडरी। तीनों देखकर हैरान रह गई। फरी असद मुतासिर दिखाई देने लगी। क्या आप ये डिज़ाइन मुझे देंगी? वो लजाजत से कह रही थी। जी क्यों नहीं, इसने फ़राख दिली दिखाई। ऐसा अच्छा तो मेरा टेलर भी नहीं सीता। फरी बेटा तुम आजकल फ़ारिग ही हो, मौके से फ़ायदा उठाओ और ज़ेबा से कुछ सीख लो, ये बड़ी गुनों वाली बच्ची है। फ़रा की वालदा नासरा बेगम इसे समझा रही थी, मगर फ़रा अच्छी खासी कामचोर वाक़या हुई थी। और फिर जब खुदा ने इतना दिया था कि वो अपनी पसंद की चीज़ चंद पैसे खर्च करके ख़रीद सकती थी, तो फिर इतनी मेहनत और जान फशानी की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ सिलवाना हो तो ज़ेबा को दे देना, ये सिलाई कर देगी। नानी की इस पेशकश पर फरी ने बेयकीनी से ज़ेबा की तरफ देखा। इसने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया और बोली, मुझे भला घर में काम ही क्या होता है, खाना पकाना और सफाई करना घर की, बस इसके बाद मैं फ़ारिग ही होती हूँ। आप जो चाहें मुझसे सूट सिलाई करवा लें। ठीक है फिर मैं बाज़ार जाऊँगी और इसी कलर का सूट लेकर आऊँगी, बिल्कुल ऐसा ही सी कर देना। देखो कैसी अच्छी बेटी है, कितनी गनों वाली है, घर के सारे काम भी करती है और सिलाई कढ़ाई भी खुद करती है। एक तुम हो सारा दिन फ़ारिग बैठी रहती हो और फिर भी कोई काम कहे तो जवाब होता है मेरे पास वक्त नहीं है। इसकी अम्मी यहीं बैठी इसे डांटने लगी, मगर फरी अच्छी खासी लापरवाह लड़की थी। इस डांट डपट का ना तो बुरा माना और ना ही कोई असर लिया। फिर वो लोग जाने की इजाज़त लेकर और इन्हें अपने यहाँ आने की दावत देकर चली गईं। कैसे अच्छे हमसाए मिले हैं हमें। अम्मी बहुत खुश थीं और इन लोगों के सादा मिजाज की तारीफ़ कर रही थीं। नानी भी तारीफ़ करती रहीं, जबकि ज़ेबा खामोश बैठी थी। वो कुछ उदास सी हो रही थी। पता नहीं कुछ लोग इतने अमीर और कुछ इतने गरीब क्यों होते हैं। फरी ने कितने खूबसूरत टॉप्स पहन रखे थे, नग इतना चमकदार कि रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती थी और नेल पॉलिश का कलर भी बड़ा खूबसूरत था। होगी किसी महंगी सी कंपनी की। मेरे हिस्से में तो यही एक मेडोरा आती है और इसमें चंद एक कलर ही मुझे पसंद हैं, बस बार बार वही इस्तेमाल किए जाऊं। और फरी ने सैंडल भी कैसी अच्छी पहन रखी थी, हालांकि इसका रंग इतना साफ़ नहीं, मगर वह सैंडल इसके पाँव में बहुत अच्छी लग रही थी। सेबा तुम क्या सोचने बैठ गई? अम्मी किसी काम से बाहर निकली तो नानी की तवज्जो इसकी तरफ हुई। वो गहरी सी सांस खींचकर बोली, नानी जान बस मैं ऐसी ही उल्टी सीधी सोच में उलझी हुई थी ना, फिर भी पता तो चले इतनी उदास और खामोश क्यों दिखाई दे रही हो। नानी जान ये कैसी नाइंसाफ़ी है दुनिया में, कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब। मैं एक एक चीज़ को तरसती हूँ। मुझे कितना शौक़ है कि अच्छे कपड़ों और ख़ूबसूरत ज्वेलरी का, मगर मेरे पास इतने पैसे ही कब होते हैं। मैं तो बस ये सब ख्वाब में ही देख सकती हूँ। अच्छा सा खूबसूरत घर जिसमें कीमती फ़र्नीचर हो, ऐसा कि देखने वाले मुतासर हुए बगैर न रह सकें। हाय ये सब हमारी किस्मत में कहाँ नानी। मुझे तो आप पर भी रश्क आता है कि आपने जवानी बहुत अच्छे माहौल में गुजारी है, आपको किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा, आपने जो चाहा हासिल कर लिया। ज़िंदगी तो यही है। सेबा तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। नानी शदीद हैरत के आलम में थी। वो चुप रही और सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। नानी के चेहरे पर दुख और थकन के साए फैल गए। ज़ेबा क्या हुआ, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? बस नानी ये मेरी ख्वाहिश है, मुझे बड़े बड़े खूबसूरत घर अच्छे लगते हैं। इसकी ख्वाहिश जानकर नानी कुछ खामोश सी हो गई। इनके चेहरे पर तफक्कर और आंखों में एक सोच थी। नमाज में नानी सजदे तो पहले भी तवील करती थी, मगर आज जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो सजदे पहले से भी तवील हो गए और आंसू आंखों से एक तवातर से बहते रहे। फरी दूसरे रोज़ ही बाजार जाकर कपड़ा ख़रीद लाई थी। देखो है ना वही कलर? हाँ कलर तो वही है। ज़ेबा ने कपड़े पर हाथ फेरकर इसके मुलायमत पर गौर किया। ये कपड़ा इसके सूट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कीमत का आया होगा। मैं आज ही इस पर ट्रेस करके कढ़ाई शुरू कर दूंगी। कढ़ाई में काफ़ी देर लगती है, इसलिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आप जनाब क्या हुआ? बस अब हम अच्छी दोस्त हैं, हमें इन तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ना चाहिए और मुझे कुछ ऐसी जल्दी भी नहीं है। तुम आराम से सूट तैयार कर लेना। मामिक कह रहा था हम मानी की सालगिरह मनाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ ये सूट इसकी सालगिरह पर पहनूँ। तुम भी ऐसा ही पहनना, अच्छा लगेगा दोनों का एक जैसा। मानी कौन है? इसने पूछा। मानी हमारा भांजा है, नायला बाजी का बेटा। नायला बाजी मामिक की बड़ी बहन है, यानी मेरी मामूज़ाद। पहले हम लोग फैसलाबाद में रहा करते थे, तब भी मेरे पापा मुल्क से बाहर थे। फिर जुनैद भाई ने इधर लाहौर में एडमिशन ले लिया तो हम भी इधर मामू के पास आ गए। नायला बाजी अपने घर की हैं, कभी कभार ही आती हैं। घर में मेरी तो कोई हमउम्र नहीं, मगर फिर भी इकट्ठे रहने में मज़ा आता है। यहाँ घर में वामिक रौनक लगाए रखता है।
जुनैद भाई खामोश तबीयत के मालिक हैं, मासूम से हैं। वामिक के साथ इनकी काफ़ी दोस्ती है, हालांकि दोनों का मिजाज एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। ज़ेबा तुम आओ ना किसी रोज़ हमारे घर। हाँ मैं अम्मी और नानी के साथ आऊँगी, वो दोनों प्रोग्राम तो बना रही हैं, देखें कब तक तुम लोगों के घर आती हैं। ये साथ तो घर है हमारा, तुम अकेली भी तो आ सकती हो। कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, मैं तुम्हें अपनी ज्वेलरी और कैसेट्स दिखाऊंगी। परी को घर में कोई काम तो होता नहीं था और बातें करने को इसे कोई दोस्त चाहिए था। बस वो आती तो वापस जाना जैसे भूल ही जाती। ज़ेबा किचन में काम कर रही है तो वो किचन के दरवाजे के सामने बरामदे में कुर्सी रखे बैठी है और दुनिया जहान के किस्से चल रहे हैं। वो किसी काम से कमरे में आती है तो भी परी पीछे है। चलो ज़ेबा को भी कोई दोस्त तो मिली, बेचारी सारा दिन खामोशी से इधर उधर के काम निपटाती फिरा करती थी। अम्मी फ़री की आमद से खुश थीं, जबकि नानी कल से कुछ खामोश सी थी। अब जो फ़री इनके यहाँ आई थी तो उन्होंने फ़री और फिर अपनी ज़ेबा को बगौर देखा था। फ़री आम सी शक्ल सूरत की मालिक लापरवाह सी लड़की थी, जिसने नफीस लॉन का सूट पहन रखा था और गले में सोने की खूबसूरत चेन थी, जबकि इसके मुकाबले में इनकी ज़ेबा कैसी प्यारी सूरत की मालिक थी। आम से कपड़ों में भी इसका रूप जैसे दमकता था। इसके लहजे और चाल में एक ठहराव की सी कैफियत थी और वो बहुत सलीके से बात करने की आदी थी। खुदाया मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करना, इसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना आने देना। दोनों लड़कियां किचन में थीं जब नानी ने नसीमा बेगम से कहा, हम जब इनके यहाँ जाएंगे तो याद से फ़रा की अम्मी से पूछना इस लड़की का रिश्ता कहीं तय हो चुका है या नहीं। क्यों अम्मा आप भला इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं, कोई लड़का है नज़र में? नसीमा उनकी बात सुनकर मजाक के रंग में बोली थी। इनकी बात जैसे नानी ने सुनी नहीं, खुद कलामी के अंदाज में बोली, अगर तय हो गया है या नहीं भी हुआ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी लड़के तो दो हैं इनके घर में और जुनैद तो फ़रा का भाई होता है। फिर इनके चेहरे पर इत्मीनान सा झलकने लगा। फ़रा ने दोपहर को खाना भी इनकी तरफ खाया और जब जाने का इरादा कर ही रही थी तो वामिक आ गया। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। नानी इस वक्त बरामदे में बैठी थी। दरवाजे पर खड़े वामिक को देखा तो लपक कर गईं और इसे अंदर ले आईं। नानी मैं तो फ़री को लेने आया था, इसे याद दिलाना था कि इसका घर ये नहीं बल्कि साथ वाला है। क्यों कोई काम था फ़रा से? नानी ने इसके चेहरे को जांचने वाली नज़र में रख कर सवाल किया। इस निकम्मी लड़की से भला क्या काम हो सकता है, इसे तो बंदा कुछ कहकर पछताता है। इन्हें कदरे इत्मीनान हुआ, सर हिलाकर बोली, बैठो अब आए हो तो कुछ शरबत चाय वगैरह पी कर ही जाना। क्यों नहीं नानी, ये तो मेहमान का हक होता है। वो भी झट बैठ गया। नानी ज़ेबा को आवाज़ें देने लगी। वो अपने ध्यान में कमरे से निकली यूं कि दुपट्टा गले में था और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। फिर जो ही निगाह इस पर पड़ी झिझक कर रुक गई और दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। वामिक इसकी तरफ देख रहा था और निगाहों की तपश ज़ेबा के हाथ पांव फैला रही थी। क्या पियोगे बेटा, चाय या शरबत? शरबत फालसे का है, हमने घर में तैयार किया है, वो जायकादार है। चले फिर आज शरबत ही पी लेता हूँ, जब अगली मरतबा आऊँगा तब चाय पिलवा दीजिएगा। क्यों नहीं बच्चे, तुम्हारा अपना घर है, जम जम आओ। हाँ वामिक तुम कब आए? फ़री ने कमरे के दरवाजे से झांका और इसकी यहाँ आमद पर शदीद हैरत का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया। मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश करने के बाद आखिरकार यहाँ पहुँचा हूँ। ये बताओ कुछ याद भी है कि तुम्हारा एक घर भी है जहाँ तुम्हारी अम्मी मोमानी और एक अदद होंग भाई रहता है? होंग किसको कहा? जुनैद भाई को। अच्छा मैं जाते ही तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। लगा देना शिकायत, मैं भी बता दूंगा कि प्यार से कहा है। फिर इसने इन तीनों पर निगाह डाली। तीनों ही यहाँ मौजूद हैं, शरबत कौन बनाएगा? ज़ेबा जाओ जल्दी से बना कर लाओ, बच्चे को प्यास लग रही है। बच्चा प्यासा नहीं भूखा है, फ़री ने झट से कहा। और तुम जो सुबह से यहाँ आई बैठी हो, पता नहीं इनका बजट कितना डिस्टर्ब हुआ होगा आज। नहीं ये तो बड़ी प्यारी बेटी है, ज़ेबा से तो बहुत दोस्ती हो गई है इसकी। नसीमा फ़रा को बहुत प्यार से देखते हुए कह रही थी, जबकि नानी मामिक को बताने लगी कि ज़ेबा खाने के अलावा सिलाई कढ़ाई में भी पूरी महारत रखती है और फ़रा का सूट भी वो सी रही है। फ़रा तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो वो घर का काम संभालती है और तुमने इसे अपने कपड़े भी सीने के लिए दे दिए हैं। तुम क्यों चलते हो? हम तो सहेलियां बन गई हैं, जैसे ज़ेबा मेरा काम कर रही है ऐसे ही मैं भी उसका कोई काम कर दूंगी। तुम सिर्फ काम ख़राब कर सकती हो। ऐसे ही ख्वामखा फ़रा ने नाराज़गी दिखाई और वामिक नानी को इसके फुहड़पन के किस्से सुनाने लगा, जिन्हें सुनकर नानी का दिल बाग बाग हो गया। बेहद तसल्ली हुई कि वामिक को इस लड़की में कोई खूबी दिखाई नहीं देती और बुराइयां बेशुमार याद रखे हुए है। ज़ेबा शरबत लेकर आ गई। वामिक ने पिया और बहुत तारीफ़ की। नानी ने वामिक से कहा, बेटा तुम्हारा अपना घर है, आते जाते रहा करो, जी ज़रूर क्यों नहीं। हाँ नानी जान, जहाँ खाने पीने को अच्छी चीज़ें मिल रही हों वहाँ तो वामिक भाई ज़रूर जाएंगे, फ़री ने जल कर कहा। जवाब में पूरी तरह इत्तेफाक करते हुए बोला, वाकई इस घर में सलीका बहुत है, खाना भी अच्छा बनता है, सफाई सुथराई भी देखो कितनी अच्छी की गई है। फिर नसीमा से बोला, आंटी कुछ रोज़ के लिए फ़री को अपने यहाँ रख लें और ट्रेनिंग दें इसे। फ़रा बेटी को क्या ज़रूरत है घर के काम काज करने की, बड़े घर की बेटी है, ब्याह कर भी बड़े घर में जाएगी। नानी की इस बात पर फ़री वामिक को चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुरा दी, जबकि ज़ेबा को धचका सा लगा था। क्या बड़े घर की बेटियाँ ही ब्याह कर बड़े घरों में जा सकती हैं? हम ऐसों के मुकद्दर में झाड़ू और चूल्हा ही लिखा है? ये इंसाफ तो नहीं है। जितनी देर ये लोग बैठे रहे वो खामोश अपनी सोच में गुम बैठी रही। फिर वामिक फ़रा को लेकर चला गया तो नानी बोली,
लड़कियों में तरीका सलीका ज़रूर होना चाहिए। घर में चाहे कितने भी मुलाजिम हों, अगर मालकिन तवज्जो न दे तो गधे लौटते दिखाई देते हैं। अभी तो आप कह रही थी फ़र्क को काम काज सीखने की, भला क्या ज़रूरत है। अम्मी ने कुछ हैरत के अंदाज में इन्हें याद दिलाया। उन्होंने सुनकर भी अनसुनी कर दी और बोली, ये बर्तन किचन में रख आओ, बरसात का मौसम है, मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं, धोकर खुश्क करके रखो तो बेहतर है। नसीमा बर्तन उठाकर ले गई तो ज़ेबा से बोली, मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ तुम बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई हो। खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, कहीं सर में दर्द तो नहीं हो गया। वो बच्ची फ़रा बोलती भी तो बहुत है। नहीं नानी, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो आपकी कही बात के बारे में सोच रही हूँ। ये कैसा चलन है दुनिया का, अमीर की बेटी ब्याह कर भी अमीर के घर में जाती है और गरीब की बेटी लाख खूबियों की मालिक हो, फिर भी इसके नसीब में एक झोंपड़े के बाद दूसरा झोंपड़ा ही लिखा होता है। वो महलों के ख्वाब तो देख सकती है मगर रानी बन नहीं सकती। नानी ने इसके दुख और हसरत को दिल से महसूस किया। ज़रा देर की खामोशी के बाद बोली, ये कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं, कोशिश से निज़ाम को बदला जा सकता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही जी छोटा करना चाहिए। तुम ऐसी बातें सोच सोच कर अपना दिल ख़राब ना करो, सारे खेल किस्मत के होते हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे अब्बा कितनी बड़ी जायदाद के मालिक थे, मगर ब्याह कर मैं दरमियाने दर्जे के ज़िम्मेदारों के यहाँ आई थी, जहाँ का माहौल मेरे मैके के घर के माहौल के मुकाबले में बेहद उजड़ और गरीब सा था। मगर मैंने सब्र शुक्र करके वो वक्त काट ही लिया और अब तो वो दरमियाने दर्जे का ज़िम्मेदार भी पास नहीं। तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ कि इस बात को समझो, वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदलते देर नहीं लगती, बस तदबीर साथ साथ होनी चाहिए। तुम्हें अच्छे घर में ब्याना मेरा भी ख्वाब है। नसीमा बर्तन अलमारी में लगाकर वापस आई तो नानी ने बात बदल दी और मौसम पर तबसरा करने लगी। चंद रोज़ के बाद ये तीनों फ़रा की तरफ गईं। आज तो घर के सभी अफराद घर पर थे। दोनों ख़वातीन और फ़रीब बड़े तपाक से मिली। नसीमा तो कम गो थी, नानी अलबत्ता बातों की शौकीन थी। आज भी जेवर गहने पहन कर आई थीं, जबकि इसके मुकाबले में नसीमा बिल्कुल सादा थी। आपकी चूड़ियों का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है खाला। फ़री की अम्मी ने इनके बाजू में पड़ी 6 सोने की चूड़ियों की तारीफ़ की। नानी खिल उठी और इन्हें बताने लगी, ये चूड़ियाँ मुझे मेरे अब्बा ने बनवा कर दी थी। तब सोना खालिस और सस्ता था, मगर खैर सस्ता सिर्फ इन लोगों के लिए था जिनके पास पैसा था और मेरे अब्बा तो शहर के रईसों में शुमार होते थे। फिर नानी ने इन्हें अपने अब्बा की इमारत और दौलत के कई किस्से सुनाए। इनका अंदाज़ ऐसा दिलकश और सादा होता था कि सुनने वाले को बुरा नहीं लगता था। वो दोनों बड़ी ही दिलचस्पी से सुन रही थी। ज़ेबा फ़री के साथ बाहर आ गई और मुलाकात वामिक से हो गई, जो अपने बंटी को गोद में उठाए हल्के हल्के सुरों में गुनगुना रहा था। ये वामिक शुरू से ही कुछ क्रैक है। मुझे याद है जब हम बचपन में इनके घर आया करते थे, तब इसने एक मुर्गी पाली थी और सारा दिन इसकी नाज़बरदारी में गुजारा करता था। अब ये मुसीबत बकरी का बच्चा पता नहीं कहाँ से चुरा लाया है। खबरदार जो मेरी या बंटी की शान में गुस्ताखी की, वरना मेहमान के सामने तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। ये जो सफाई सुथराई का रोना रोता है ना, कभी तुम इसका कमरा देखना, ऐसा गंद मचा रखा है कि वहाँ खड़े होने को जी नहीं चाहता। आओ तुम्हें एक झलक दिखलाऊं। फ़रा ने कहने के साथ ही कदम बढ़ाए। ज़ेबा ने तकलीद की तो वो बोला, खैर लड़की को क्या ज़रूरत पड़ी है कि नामहरम के कमरे में झांकती फिरे। और ज़ेबा के बढ़ते कदम रुक गए। वो फ़रा से बोली, तुम्हारा कमरा कौन सा है, आओ वहाँ चल कर बैठते हैं। फ़री इस बात में सर हिलाकर इसे अपने कमरे में ले गई। सुनो फ़रा, मेहमान की खातिर तवाज़ा के लिए कुछ मंगाओ तो मुझे भी दे देना, सुबह से मुँह कुछ फीका सा हो रहा है। अम्मी और ममानी हॉल में बैठी हैं, इनसे पूछ लो क्या मंगवाना है और जाकर ले आओ। अब इतनी धूप में मैं भला कहाँ जाऊँगा, तुम घर में ही कुछ बना लो। काम चोर हो पूरे और बातें दूसरों को बनाते हो। अब जो भी बनेगा तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ बनता क्या है, एक एक गिलास शरबत पर मेहमानों को तरखा दोगी। आओ ज़ेबा, इसे तो बोलने का खप्त है। फ़री से अपने कमरे में ले आई। नानी, मैं तो फ़रा का कमरा देखकर हैरान ही रह गई। मैंने पहले कभी किसी लड़की के पास इतना कुछ नहीं देखा। अलमारी थी कपड़ों से भरी हुई, ड्रेसिंग टेबल पर इतना सामान, नेल पॉलिश और लिपस्टिक के इतने शेड के क्या बताऊं। ज्वेलरी थी, वो भी बहुत महंगी और ख़ूबसूरत, और इसके कमरे में डेक भी था। वो कहती है मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी कोई फरमाइश नहीं टालते। अम्मी की भी मैं लाडली बेटी हूँ। मैंने जो भी मांगा उन्होंने मुझे दिला दिया। तब मैं सोच रही थी नानी, ये सब तो पैसे के खेल हैं ना। अब अगर मेरी अम्मी मुझे महंगे वाले कपड़े नहीं दिला सकती या मेरे लिए इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं ख़रीद सकती, तो इसका ये मतलब तो नहीं बनता कि इन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। हाँ ज़ेबा बेटी, ये सब पैसे के खेल हैं। मेरी बच्ची के पास भी इतना पैसा होगा कि जो चाहेगी ख़रीद लेगी। इन्हें पता नहीं चला। नसीमा साथ के कमरे में मौजूद इनकी बातें सुन रही हैं। वो इधर आईं और बोली, दौलत से ज़ेवर कपड़ा तो ख़रीदा जा सकता है, मगर सुकून और मोहब्बत नहीं। और याद रखो बेटी, दुनिया में सुकून और मोहब्बत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। जब सब कुछ हासिल हो जाए अम्मी, तो फिर सुकून तो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। और जहाँ आसूदगी हो वहाँ मोहब्बत भी होती है। दुख, परेशानी, नफ़रत, ये सब तो गुर्बत की देन है। क्यों नानी जान, मैं ठीक कह रही हूँ ना।
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। आप बजाय इसे समझाने के खुद भी इसके साथ मिल गई हैं। इसे बताएं हर ख्वाहिश पूरी होने के लिए नहीं होती, और फिर दौलत की चाह को सर पर सवार कर लेना तो बेवकूफ़ी है। ये ख्वाहिश सिवाय दुख के और कुछ नहीं देती। किस चीज़ की कमी है हमारी ज़ेबा में? शहज़ादियों की तरह दिखाई देती है मगर शहज़ादी नहीं है कि इसे कुछ शहज़ादा बयाने आ जाए। अम्मी की बातें इसका दिल बुरा कर रही थीं। वो उठकर किचन में आ गई। तुम्हें नए पड़ोसी कैसे लगे? इनके 2 बेटे हैं। पहले तो मुझे मोमिक ज़्यादा पसंद आया था, मगर अब मैं सोचती हूँ हमारी बच्ची बहुत मासूम और कम गो है। इसके लिए ऐसा ही लड़का चाहिए, और इस लिहाज से अब मैं जुनैद के बारे में सोचने लगी हूँ। वो भी बहुत संजीदा मिजाज का मालिक, सादा सा लड़का है। मेरी ज़ेबा के मिजाज से बहुत मिलता है। इसका मिजाज ज़हीन भी है और मेहनती भी। नासरा बता रही थी हमारी 2 कोठियाँ इस्लामाबाद में हैं। इसके अलावा भी जायदाद है, मगर फिर भी वो लड़का पढ़ाई में मेहनत करता है और ख़ुद कुछ बनना चाहता है। अम्मा कैसी बातें करती हैं आप? इन लोगों के पता नहीं कितने ऊंचे ख्यालात होंगे, और आप यूं बात कर रही हैं जैसे दोनों के रिश्ते आए हुए हैं और आपको किसी एक के लिए हाँ करके दूसरे को इनकार करना है। सेवा के सामने ऐसी बातें मत करें। वो कच्ची उम्र में है, नादान लड़की है। यूं ही ख्वाब आंखों में सजा बैठी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। तुम नहीं जानती नसीमा, ज़ेबा मुझे कितनी प्यारी है। मेरी इस मासूम बच्ची ने आज तक कोई खुशी नहीं देखी। अच्छे वक्त का इंतज़ार वो इस शिद्दत से कर रही है। पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर चंद रोज़ पहले अनजाने में ही वो अपनी ख्वाहिशात का जिक्र मुझसे करती चली गई, और यकीन मानो मेरा तो दिल रोने लगा। हाय मेरी मासूम बच्ची, कैसे कैसे ख्वाब आंखों में बसाए बजाय कितने सब्र और सुकून के साथ दिन काट रही है। मैंने तो इसी वक्त फैसला कर लिया था, इसके ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए मुझसे जो भी हो सका वो मैं करूँगी। वो सब तो ठीक है अम्मा, मगर कहाँ पड़ोस में रहने वाले आसूदा हाल लोग, और कहाँ हम 3 परेशान हाल अपनों के होते हुए भी बेसहारा औरतें? वो तो हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? तुम शायद इस वक्त मामिक की अम्मी से बातों में मसरूफ़ थी। मैंने नासरा को अपना हसब नसब, ख़ानदानी शराफत और दौलत सब के बारे में बताया था, और सुनकर वो बेहद मुतासिर भी हुई थी। अरे ये तो अब मियाँ के बैरून मुल्क जाने से अमीर हुई है। हम तो जद्दी पुश्ती रईस रहे हैं। हाय बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। वो हवेलियाँ, नौकर चाकर, जेवरात के बक्स, कपड़ों की अलमारियाँ, हवेलियाँ सब ख्वाब हुई, मगर वो इज़्ज़त वक़ार तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम ख़ानदानी लोग हैं। इन्हें समझाना शायद बेकार ही है। सच है बुढ़ापे में इंसान फिर से बच्चा बन जाता है। एक बार जिस शय पर तबीयत आ जाए फिर किसी तरह ध्यान हटता नहीं है। नसीमा ने ज़्यादा बहस मुनासिब नहीं समझी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। ज़ेबा को फ़रा का सूट पहले भी जल्द मुकम्मल करना था, और अब तो जैसे वो चाह रही थी चंद घंटों में सिलाई कढ़ाई सब मुकम्मल हो जाए और इसी बहाने वो एक बार फिर फ़रा के घर जाए। कितने अच्छे लोग हैं वो, ग़रूर तो नाम को नहीं। फ़रा बार बार आने को कह रही थी, और उसका कमरा तो ऐसा अच्छा, इतना शानदार सा है कि बेख्तियार जी चाहता है काश ये मेरा होता। और वो जो मामिक है, इसका ख्याल आया तो दिल धड़क उठा। देखने में कैसा लापरवाह सा है, मगर फ़रा बता रही थी बहुत ज़हीन है। पढ़ते तो हर वक्त जुनैद हैं, मगर नंबर हमेशा मामिक के ज़्यादा आते रहे हैं। मामिक के अंदाज़ में किस कदर बेतकल्लुफ़ी और अपनायत है। वो फ़रा के यहाँ जाना चाह रही थी मगर सूट मुकम्मल होने के बाद, मगर नानी ने सवेरे उठते ही बड़ी मोहब्बत के साथ अंडों का हलवा तैयार किया और इससे बोली, ये तुम हमसायों के यहाँ दे आओ, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी अभी वो नाश्ता कर ही रहे होंगे, वक्त पर पहुँच जाएगा तो खा लेंगे। नानी, इतने सवेरे किसी के यहाँ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। क्या मुनासिब और क्या गैर मुनासिब? अरे पड़ोसी हैं वो हमारे। पड़ोसी तो रिश्तेदारों से भी ज़्यादा करीब होते हैं, और फिर वो भी हमारी तरह सादा मिजाज के पुरखलूस लोग हैं। जाओ तुम जाकर दे आओ। जब वो इनके यहाँ आई तो वाकई इधर नाश्ता हो रहा था। किचन में वामिक की अम्मी मसरूफ़ थी। इसने अंदर जाने के बजाय इन्हें प्लेट थमा दी। तुम अंदर चलो, नाश्ता करो सबके साथ, वो बड़े प्यार से कह रही थी, मगर इसने बताया मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अच्छा फिर चाय ही पी लेना। अम्मी मैंने कहा भी था मैं हाफ़ फ्राई अंडा। मामी कुछ कहते हुए किचन में दाखिल हुआ था, फिर जो निगाह ज़ेबा पर पड़ी तो बोला, इतने सवेरे आप यहाँ? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खुदा के फजल से खैरियत है। देखो तो बच्ची सवेरे सवेरे क्या बनाकर लाई है। बहुत ही सुखड़ और प्यारी बच्ची है। अरे आप खड़ी क्यों हैं, तशरीफ़ रखिए। प्लेट देखते ही वामे का अंदाज़ बदल गया। वो इसकी शोखी को समझकर हंस पड़ी और बोली, फ़रा किधर है? मैं इससे मिल लूँ तो फिर घर वापस जाऊँगी। ज़रूर मिलें, मगर इसे हलवे के बारे में हरगिज़ न बताएं, फिर मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। शर्म करो वामिक, इससे पहले बच्ची समोसे लेकर आई थी, वो भी सारे तुमने खा लिए। अब हलवे पर भी नज़रें लगाए बैठे हो। इतना चटोरापन भी अच्छा नहीं होता। मिल बांट कर खाने में वैसे भी बरकत है। अम्मी एक तो हमारे यहाँ 3 वक्त की रोटी के अलावा कुछ बनता नहीं। अब अगर हमसाए मुझ पर तरस खाकर कुछ भेज देते हैं तो इस पर भी सब नज़र लगा लेते हैं। ये नानी ने मेरे लिए भेजा है। जब वो हमारे यहाँ आई थी तो मैंने इनसे फरमाइश की थी। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इसने ज़ेबा से पूछा। वो जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगी। अम्मी को हंसी आ गई। बोली, हर कोई तुम्हारी तरह धड़ल्ले से झूठ नहीं बोल सकता। ये तो बड़ी नेक फितरत की बच्ची है। इससे तो हरगिज़ की उम्मीद न रखो कि तुम्हारा साथ देगी। मुमानी नाश्ता तैयार हो गया है? फरी ने किचन में झांक कर पूछा। फिर ज़ेबा पर निगाह पड़ी तो खुशी और हैरत से बोली, तुम इतने सवेरे हमारे घर में? आओ अंदर आ जाओ, आज नाश्ता मिलकर करेंगे। वामिक ने इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया था और तेज़ी से हलवा खा रहा था।
फ़री ने इस खामोशी और मसरूफ़ियत को महसूस किया, आगे होकर सामने आई और बोली, मैं भी कहूँ ये और खामोशी अजीब सी बात है। ये नहीं मालूम था आज मोमानी ने नाश्ते में हलवा भी बनाया है और ये ज़्यादा खाने के चक्कर में किचन में घुसे खड़े हैं। तुम्हारा हिस्सा टेबल पर पहुंच जाएगा। चलो सहेली को लेकर अंदर चलो। इसके सामने सुबह सुबह लड़ाई ये कोई अच्छी बात नहीं, इससे हमसायों पर बुरा असर पड़ सकता है। आओ ज़ेबा। फ़रा इसका हाथ पकड़कर अंदर चली गई। वामिक ने इत्मीनान से प्लेट खाली की और फिर डाइनिंग रूम में आ बैठा, जहां अहले खाना नाश्ते के इंतज़ार में बैठे थे। वामिक के अबू अखबार की खबरों में गुम थे। जुनैद की खामोशी और चेहरे के तासुरात बताते थे कि पूरी शिद्दत से नाश्ते के इंतज़ार में है, जबकि फ़रा और पुप्पो ज़ेबा के साथ बातों में मसरूफ़ थीं। बता दिया, वामिक ने जाते ही बड़ी राजदारी के आलम में ज़ेबा से पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या? किसके बारे में पूछ रहे हो? दोनों मुतवज्जा हुई। कुछ नहीं, हमारी आपस की बात है, वामिक ने बड़े आराम से कह दिया, मगर इसके इस अंदाज पर ज़ेबा कुछ घबरा सी गई। क्या सोचेंगे घर वाले? मेरी वामिक से ऐसी बेतकल्लुफ़ी कब से हो गई जो सबसे छुप कर हम आपस में राज की बातें करने लगे? क्या मतलब है? साफ साफ बताओ ना। फ़रा वामिक के पीछे पड़ गई। बस है ना हमारी आपस की बात, इसने शाने अचकाकर मज़े से कहा। मैं बताती हूँ, वैसे कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये यूं ही तंग कर रहे हैं तुम्हें। इससे पहले कि कोई बदगुमान होता, ज़ेबा ने बताने का फ़ैसला कर लिया। कुछ ना बोलना, वरना आज सज़ा के तौर पर ये सब मेरा नाश्ता ज़ब्त कर सकते हैं। वो रोक रहा था, मगर ज़ेबा को तो अपनी पड़ गई थी, बताकर दम लिया। सुनते ही फ़रा इसे बुरा भला कहने लगी और अपने मामू से भी शिकायत लगा दी। वामिक, तुम इतने बड़े होकर भी बच्चों वाली हरकतें करते हो। मुझे तुम्हारी तारीफ़ तो कभी सुनने को नहीं मिली, अलबत्ता शिकायतें अक्सर मेरे पास आती हैं। अबू, मैं तो इन्हें खुश रखने के लिए ये सब करता हूँ, इसने मासूमियत से कहा था। जी हाँ, हमें खुश रखने के लिए ये सब कुछ खुद हड़प कर जाते हैं। असल में वो हलवा इनकी नानी ने भेजा ही मेरे लिए था। अब आप चुप खड़ी मेरा तमाशा क्यों देख रही हैं? बताए ना इन्हें कि वो तो आया ही मेरे लिए था। और ज़ेबा ने गड़बड़ाकर असबाद में सर हिला दिया। अबू एक बार फिर अखबार में गुम हो गए। वो आकर पुप्पो और फ़रा के करीब बैठ गया और धीरे से बोला, हो गई अब तो तसल्ली। असल में इनकी नानी को मैंने बहन बनाया हुआ है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। मैं चलती हूँ। ज़ेबा उठ खड़ी हुई। जी ज़रूर, आपको आए वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मामी की बात ने इसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया। फरी और पुप्पो के रोकने के बावजूद वो फिर आऊँगी कहकर बाहर आ गई। वामिक भी इसके पीछे आया और बोला, नानी जान का शुक्रिया अदा करें। आपका भी बहुत शुक्रिया कि मेरा साथ दिया। वह जवाब में कुछ भी कहे बगैर चली आई। घर आई तो नानी ने छूटते ही पूछा, दे आई? कौन मिला था? प्लेट किसने पकड़ी? जवाब में इसने सारी बात बता दी। सुनकर इन्हें हंसी आ गई और बोली, बड़ा ही शरीर लड़का है और मैंने भला कब इसे भाई बनाया है? नानी, इतने सवेरे आपने मुझे इन लोगों के घर भेज दिया। पता है अभी उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। भला ये भी कोई वक्त है किसी के यहाँ जाने का? जुनैद बेटा क्या कर रहा था? उन्होंने बड़ी मोहब्बत और अपनानियत के साथ जुनैद का जिक्र किया। कुछ नहीं, नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। फ़रा की अम्मी और ममानी आप दोनों को सलाम कह रही थी और वामिक ने शुक्रिया अदा किया था। इस रोज़ गैर इरादी तौर पर कई बार इसने वामिक के बारे में सोचा, भला लोग इतने जिंदा दिल खुशबाश किस तरह से होते हैं। इसे किसी की परवाह है ना झिझक, कितने एतमाद से बात करता है। वो इसके फ़िक्रों को याद करके कई बार आप ही आप मुस्कुराई। वामिक के भांजे मानी की बर्थडे थी। फ़री इनके यहाँ आई और बताया, वामिक जाकर नायला बाजी और बच्चों को ले आया है। परसों मानी की बर्थडे है। केक का ऑर्डर भी वामिक ने दिया है और कहता है समोसे तो हमसायों से बनवाऊंगा कि एक बार खाए थे, जायका अब तक ज़ुबान पर है। मोमानी ने तो बहुत मना किया कि इतनी गर्मी में कहाँ वो लोग इतनी मेहनत करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं और अम्मी मिलकर बना लेंगे और आप सब इनवाइटेड हैं। हम सब? ज़ेबा कुछ हिचकिचाकर बोली। हाँ, इसमें इस कदर हैरानी और परेशानी की भला क्या बात है? घर के लोग होंगे और आप सब, बस, और तो कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है। ये सुनकर इत्मीनान हुआ। जब से फ़री ने बर्थडे का जिक्र किया था, इन दोनों नानी नवासी पर एक ही फ़िक्र सवार थी। तोहफ़ा क्या देंगे हम? ऐसा होना चाहिए जो इन लोगों के शायान शान हो। जबकि अम्मी मुतमईन सी बैठी थी। कह दिया था जो हमारी हैसियत है इसके मुताबिक दे देंगे, पसंद आ जाए तो ठीक, नहीं तो ना सही, हमने तो अपना बजट देखना है। लो भला ये क्या बात हुई? वो इतने प्यार से बुला रहे हैं और हम बच्चे के लिए ढंग की एक चीज़ भी ना लेकर जाएं। नानी को मुकम्मल इख्तलाफ था और इनकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि दें तो क्या दें। नानी, सूट तो मेरा नया ही रखा हुआ है। यूं भी फ़री कह रही थी हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे, मगर ये जूतों का क्या करूं? एक भी तो ढंग का नहीं है मेरे पास। हाँ नसीमा, ये तो बिल्कुल सच है। बेचारी ज़ेबा के पास ना ढंग के जूते हैं और ना ही चूड़ियाँ हैं। तुम इसे बाज़ार ले जाकर ये दोनों चीज़ें दिलवा दो। बाकी हार बुंदे तो मेरे पास मोतियों का सेट रखा है, वो ज़ेबा पहन लेगी। अम्मा, इतने खर्चे? ये तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी क्यों, पड़ोस का मामला है और रिश्तेदारी भी कायम हो ही जाएगी। आखिरी फ़िक्रा होले से कहा ताकि ज़ेबा ना सुन सके। अम्मा, आप बात कहीं से कहीं पहुंचा बैठी हैं। क्या ये दानिशमंदी है? नसीमा ने समझाना चाहा। अच्छा बस, अब इस बात पर मुझसे बहस मत करो, मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। और हाँ, समोसे दिल से बनाना, जितने अच्छे होंगे इतनी ही हमारी ज़ेबा की तारीफ़ होगी। नसीमा ने आखिर इस बात में सर हिला दिया।
फरी का सूट मुकम्मल हो गया। ज़ेबा इनके हाथ देकर ख़ुद अम्मी के साथ बाज़ार चली गई। नोमी के लिए रेडीमेड सूट ख़रीदा, अपने लिए चूड़ियाँ और सैंडल बाज़ार से लिए। खूबसूरत प्रिंट वाले सूट थे, जी चाहता था सब नहीं तो एक आधी ख़रीद ले, मगर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। इसके इसरार पर बोली, मैं तो पहले ही इतने अमीर पड़ोसियों के यहाँ ज़्यादा आने जाने की कायल ही नहीं थी। मुझे पता था तुम वहाँ जाओगी, इन लड़कियों में उठो बैठोगी तो अपनी हर चीज़ में कीड़े दिखाई देंगे। अम्मा को भी समझाया था मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इतना ज़्यादा आना जाना रखा है उनके यहाँ और ये इसी का नतीजा है कि अब हर चीज़ देख कर तुम्हारा जी में चलता है और तुम नाशुक्री होती जा रही हो। अम्मी क्या कभी हम भी अमीर होंगे? जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तेज़ कदमों से चलने लगी और इसे भी तकलीद करना थी। जिस रोज़ तकरीब थी वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। नानी अम्मा के सच्चे मोतियों का सेट पहना तो इसे अपना आप बहुत ही अच्छा लगा। काश ऐसे बहुत से सेट मेरे अपने होते। नानी ने देखा तो नज़र उतारी और बोली, मैं तुम्हारी तैयारी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। आज तो अगर वो सारे शहर की लड़कियाँ भी बुला लें तो तुम्हारे मुकाबले की एक भी नहीं होगी। कैसी बातें करती हैं अम्मा, ये कोई मुकाबला है? हुस्न में शिकत के लिए जा रही है, मत इतना चढ़ाएं ऐसे। कंवारी बेटियों की ज़्यादा तारीफ़ अच्छी नहीं होती। याद नहीं आपको, आप ही कहा करती थी। सब याद है मुझे और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी नसीबों वाली है। ये लोग फ़रा के यहाँ पहुँचे तो पहले मुलाकात जुनैद और इसकी अम्मी से हुई। अरे आज तो ज़ेबा बहुत ही प्यारी लग रही है और ये मोतियों का सेट कितना खूबसूरत है। ये सच्चे मोती हैं, नानी ने झट बताया। बहुत खूबसूरत और पहनने वाली भी बहुत अच्छी है। नासरा की इस तारीफ़ पर नानी का ढेरों खून बढ़ गया। इनकी मेहनत रंग लाई थी। जुनैद भी ज़ेबा को देखकर मुस्कुराया था और उसकी निगाहों में वाज़ेह सताइश थी। फ़री कहाँ है आंटी? इस तारीफ़ पर वो शर्मा गई और फ़रा के बारे में पूछने लगी। फ़रा शायद किचन में होगी। और हाँ भी, समोसे हमें मिल गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। अभी कुछ देर पहले इनका मुलाजिम लेकर गया था और नसीबा पूछने ही वाली थी कि पसंद आए या नहीं। नासरा ने खुद ही बता दिया, मेरी ज़ेबा के हाथ में बहुत जायका है, इसी ने बनाए थे, नानी ने बताया। वो किचन में आ गई। फ़रा यहाँ मौजूद थी और इसने वही सूट पहन रखा था जो ज़ेबा ने सी कर दिया था। इसकी ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी। वो बता रही थी, ये सेट अभी पिछले माह मुझे मेरे पापा ने भेजा है और ये चूड़ियाँ देखो मैं आज लेकर आई हूँ। और परफ्यूम, कहते कहते रुकी और बोली, तुमने परफ्यूम नहीं लगाया? ठहरो मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तुम ज़रा अलमारी से बर्तन निकालो। इसके जाने के बाद ज़ेबा अभी इधर उधर जायज़ा ही ले रही थी कि पीछे से आकर किसी ने शाने पर हाथ रख दिया। आज आप किचन में दिखाई दे रहे हो, खैर तो है? कहीं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है? दिमाग को गर्मी? कहते कहते इसका रुख भी कहने वाले ने अपनी तरफ मोड़ा और फिर सूरत देखकर एकदम से हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, मैं समझा फ़री है। वामिक जल्दी से संभल गया था जबकि वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले तो ये कपड़े फ़री ने पहन रखे थे। क्या ये किसी पीर से दम कराए हुए हैं और उसने कहा है कि इनको पहनने वाली शौहर के दिल पर राज करेगी और सर पर चढ़कर नाचेगी? मैंने और फ़री ने एक जैसे सूट बनवाए हैं, इसने धीरे से तसल्ली की। और तब फिर मेरा कसूर तो रत्ती भरना हुआ। बंदा पूछे, एक जैसे कपड़े सिलवाने की भला क्या तुक है? इतने डिज़ाइन हैं, इतने कलर, और यहाँ दोनों एक जैसे बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। मुझसे तो फ़रा ने कहा था। वो सफाइयाँ पेश करने लगी। फ़रा का तो दिमाग ख़राब है, आइंदा जब वो कुछ कहे तो मुझसे मशवरा ले लिया करो। इसने जान छुड़ाने को झट इस बात में सर हिला दिया। वैसे बंदा पूछे, क्यों आपके पास अपना दिमाग नहीं है जो मेरे कहे पर अमल करोगी? वो बेबसी से इसकी सूरत देखने लगी, फिर सर झुका लिया। इतने काम मत किया करो, लोग तो फैलते चले जाते हैं। आज बर्तन सेट करवा रहे हैं, कल धुलवाने पर तुल जाएंगे। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे लड़की, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? इसका चलन तो बड़े बड़ों की समझ में नहीं आया। अक्सर लोग मासूमियत में ही मारे जाते हैं। मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता तुम्हें भी बेखबरी में मात हो जाए। ज़ेबा, तुम्हारी नानी जान दिखाई नहीं दे रही? क्या वो नहीं आई? फ़रा परफ्यूम की शीशी हाथ में पकड़े पूछ रही थी। तुम्हें नानी से क्या काम पड़ गया है? निकम्मी लड़की। वामिक इसकी तरफ मुड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यकीनन खानों की खुशबू के ताक़ुब में आए हो। लड़कियों के ताक़ुब से कहीं बेहतर है कि बंदा खुशबू का ताक़ुब कर ले। वैसे पूछ लो अपनी दोस्त से, मैंने एक चीज़ भी नहीं खाई। ज़ेबा, काम ख़त्म हो गया है तो आओ सबके पास जाकर बैठते हैं, और अगर नहीं ख़त्म हुआ तो तुम काम करो, मैं अकेली बाहर बैठती हूँ। है ना, यही कहना चाह रही हो ना तुम? शर्म करो फ़री, बल्कि शर्म से डूब मरो। घर आए मेहमानों से काम करवा रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये मेरी दोस्त है। फ़री, तुम्हारा फ़ोन है? जुनैद ने आकर बताया। किसका फ़ोन है? अनीला नाम बताया है। अक्सर लोग गलत नाम बता देते हैं। अनीला तो वैसे भी कुछ मशकूक सा नाम है। फ़रा ज़रा संभल के। वामी की बात पर जुनैद इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुम यहाँ किचन में खड़े क्या कर रहे हो? क्यों ज़रूरी है जो किचन में खड़ा हो वो कुछ करे भी? ऐसे ही पूछ लिया था बाबा। देखा हम यूं लाजवाब करते हैं। वामिक ने ज़ेबा से दाद चाही मगर वह खामोशी से अपना काम करती रही। चलो आओ मेरे साथ। जुनैद वामिक का हाथ पकड़कर इसे ले गया। फ़री फ़ोन अटेंड करने चली गई। ज़ेबा किचन में अकेली खड़ी थी और आसपास जैसे वामिक की आवाज़ थी। इसके लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट दौड़ गई। नानी जान, कुछ लोग किस कदर खुशबाश और जिंदा दिल होते हैं। इनसे मिलकर हम भी अपने दुख और महरूमियाँ भूलने लगते हैं।
हाँ ठीक कहती हो तुम, तुम्हारे नाना भी ऐसे ही मिजाज के मालिक थे। नानी, अगर घर में एक फ़र्द भी ऐसा हो तो किस कदर रौनक रहती है। हम तीनों तो बस एक ही मिजाज की हैं। आजकल का दौर तो मुसीबतों और परेशानियों का दौर है। हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है, अमीर हो या गरीब, किसी न किसी परेशानी उलझन में गिरफ्तार दिखाई देते हैं। और ऐसे में जिंदा दिली हो तो कैसे हो। नहीं नानी, जो जिंदा दिल होते हैं वो तो हर हाल में खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हैं। अच्छा, तुमसे एक बात करना थी मुझे। फरी से तो तुम्हारी बहुत दोस्ती है और मेरा अंदाज़ा है वो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है बेटा। मैंने देखा है तुम जब से इन लोगों के हाथ जाती हो सिर्फ फरी से ही चिपकी रहती हो। अक्सर तो सलाम करने के बाद इसके कमरे में ही चली जाती हो और मैं ही नासरा और फाखरा से बातें किए जाती हूँ। नहीं नानी, अब तो नायला बाजी भी आई हुई हैं। वो बहुत अच्छे मिजाज की हैं, मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों वाला प्यार करती हैं। इनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। मैं नायला बाजी से भी काफ़ी बातें कर लेती हूँ और इन्हें मेरी तरह कुकिंग का भी शौक़ है। कह रही थी किसी दिन तुम्हारे घर आकर तुमसे एक दो डिशेस बनाना सीखूंगी। हाँ हाँ ज़रूर सीखें। वो वाकई बड़ी ही सादा मिजाज की बच्ची है। हालांकि मैंने सुना है इसका शौहर काफ़ी बड़ा अफसर है। मैं गरूर नाम को नहीं, असल में ख़ानदानी लोग हैं। इन्हें इंसानियत की कदर है। दौलत, रुपया, पैसा, नमूद नुमाइश इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। नासा तो जब भी मैं जाती हूँ अपने पास ही बिठा लेती है और इधर उधर के किस्से सुनाती रहती है। इसकी भाभी फाखरा अलबत्ता खामोश मिजाज की है, ज़्यादा बातचीत नहीं है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है नानी जान के वो मगरूर हैं या इन्हें हमारी अहमद अच्छी नहीं लगती। मिलती तो वो भी बहुत प्यार से हैं, बस ये तो अपनी अपनी तबीयत होती है। वो ज़्यादा बातचीत करती ही नहीं है, बस किचन में काम निपटाती रहती हैं। सारे घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। हाँ, इसके बेटे ने कसर पूरी कर दी है। तौबा किस कदर तेज़ लड़का है वो, ना बड़े को देखता है ना छोटे को, बस अपनी ही कहे जाता है। हाँ, नोमी की सालगिरह पर कितनी रौनक लगाई उन्होंने। वामी के जिक्र पर ज़ेबा का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। हाँ रौनक लगाई। उसकी माँ तो इस कदर शर्मिंदा हो रही थी, अभी तक बच्चों वाली हरकतें करता है। अब वो जो बकरी का बच्चा पाला हुआ है किस कदर लाड उठाता है इसके, मुझे तो देख कर हैरत होती है। इसी घर में वो बच्चा जुनैद भी तो रहता है। कैसा सुलझा हुआ, खामोश, तबा और नेक मिजाज का लड़का है। इसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है। इतनी सादतमंदी से सलाम करता है और नज़र नीचे किए बैठ जाता है। वामी की तरह नहीं कि आंधी तूफान की तरह आए। सारा कमरा गोया ज़लज़ले की जद में है। थोड़ी देर बैठे ऐसी गुफ्तगू की जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती और चलते बने। नानी, बहुत बुरे लगते हैं वो आपको। ज़ेबा ने बुरे दिल के साथ दरियाफ्त किया। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा। अपनी माँ का इकलौता बेटा है, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून है। खुदा इसे सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मैं तो इसकी आदत की बात कर रही थी कि माँ जितनी खामोश तबा, बेटा इतना ही शौक मिजाज है। हड्डी में चैन है ही नहीं, यहाँ वहाँ फुदकता रहता है। फिर ज़रा तौक़ुफ़ के बाद बोली, लो बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आ पहुँची। असल में मैं तुमसे कहना ये चाह रही थी कि जब तुम फरी की तरफ जाया करो तो नासरा को सलाम करने के बाद फ़ौरन फरी की तरफ दौड़ मत लगा दिया करो। कुछ देर नासरा के पास बैठकर इधर उधर की बातें करती रहा करो, इससे अच्छा तासुर पड़ता है। वो मुझसे इतनी बड़ी हैं, मैं भला इनसे क्या बात कर सकती हूँ। बड़ों की बात सुन भी लिया करो। मैंने जो कहा है इस पर अमल करो। आपस की बातचीत अच्छा असर डालती है। अच्छा नानी, बैठ जाया करूँगी मैं इनके पास भी, मगर इनसे कहूँगी क्या ये भी बता दें। बात से बात निकलती जाती है, भला पहले से सोच कर भी गुफ्तगू की जा सकती है। वो सवाल कर रही हैं गंदम और तुम जवाब दे रही हो चन्ना। अब ये तो होने से रहा। अभी नानी नवासी में ये बातचीत हो रही थी कि फ़रा आ गई। आओ बेटी, हम तुम ही लोगों का जिक्र कर रहे थे। ज़ेबा उठो, बहन के लिए चाय बनाओ। नहीं नानी, चाय नहीं पीना मुझे, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरी दोस्त का फ़ोन आया है, वो मेरी मुंतज़िर बैठी है। मैं तो अम्मी का ये दुपट्टा देने आई थी। उन्होंने कहा है कि इस पर अच्छी सी कुरैशिये की कोई बेल बना दे। कुरैशिया तो मुझे नहीं आता। ज़ेबा ने माज़रत करना चाहिए तो नानी ने जल्दी से दुपट्टा फरी के हाथ से ले लिया और बोली, ज़ेबा को नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे और नसीमा को तो आता है। नानी, आपकी इतनी नज़र ही कहाँ है, और अम्मी के तो बाजू में दर्द रहता है। अब ऐसी भी नज़र कमज़ोर नहीं। फरी, तुम नासरा से कह देना 2-3 रोज़ में मैं ये दुपट्टा तैयार करके ख़ुद लेकर आऊँगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। फरी खुश हो गई। शुक्रिया की क्या बात है बेटी, हमने तो तुम लोगों को कभी खैर समझा ही नहीं। नासरा मेरी बेटी की जगह है और तुम मेरी ज़ेबा ही की तरह हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, असल में वो मेरी दोस्त इंतज़ार में होगी। है भी कुछ उल्टे दिमाग की, फ़ौरन नाराज़ हो जाती है। फ़रा चली गई तो वो ज़ेबा से बोली, तुम कभी कभी किस कदर अहमकाना बात कर जाती हो। नासरा ने कितने मान के साथ दुपट्टा भेजा था और तुम इनकार की नई नई राहें निकाल रही थी। मुझे तो अब ये फ़िक्र है अगर इसने घर जाकर नासरा से तुम्हारी बातों का जिक्र कर दिया तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। मैंने ठीक ही तो कहा है नानी। अब देखें ना, अम्मी के बाजू में हर वक्त दर्द की शिकायत, और आप भला ऐसा बारीक काम आसानी से कर सकती हैं। चलो आसानी से ना सही, थोड़ी तकलीफ़ के साथ ही सही, मगर इनकार तो किसी सूरत मुनासिब नहीं।
नसीमा भी दूसरे कमरे से उठकर इधर आ बैठी और आते ही बोली, अम्मा मेरा ख्याल है मैं चंद रोज़ तक गांव का चक्कर लगा आऊँ। अगर मालिक तवज्जो न दे तो मिजारिये बहुत कुछ तो खुद ही हज़म कर जाते हैं। हाँ ठीक है, तुम हो आओ गांव से। मैं तो दिन रात यही दुआ करती हूँ खुदा तुम्हें आराम चैन की ज़िंदगी दे। और अब तो लगता है तुम्हारी ये मुशक्क़त ख़त्म होने वाली है। आराम से बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाया करोगी। वो कैसे नानी? ज़ेबा ने खुश होकर पूछा। बस मुझे ऐसा ही लगता है। वह आसूदगी से मुस्कुराई। नसीमा बेगम इनकी बात समझ तो गई थी, मगर चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। वह सफ़र में उठने वाले अखराजात का हिसाब लगाने लगी। सुनो, ये भुट्टो का मौसम है, आते हुए भुट्टे ले आना और ज़्यादा लेकर आना। हम तो 3 ही हैं, बल्कि मेरा तो शुमार ही क्या, मगर पड़ोस में तो अल्लाह के फजल से भरा कुंबा आबाद है। इनके यहाँ भी भिजवाऊंगी। नानी पता नहीं वो खाते भी हैं या नहीं, ज़ेबा ने कहा। लोग खाते क्यों नहीं, सादा मिजाज के लोग हैं, कोई नखरा तो है नहीं इनमें। तुम देख लेना कितना खुश होकर ले लेंगे। नानी ने नसीमा को बाजार भेजकर बहुत अच्छा सा धागा मंगाया और फिर सर झुकाकर कुरैशियाँ बनाने में मसरूफ़ हो गई। ज़ेबा ने समझाया, नसीमा ने मना किया, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। अम्मा फिर रात को सर में दर्द होगा, आप फ़रा से कह देती, वो बुरा नहीं मानती। क्यों कह देती? तुम नहीं जानती नसीमा, अपनी ज़ेबा के लिए मैंने कितनी दुआएं की हैं, क्या क्या अरमान है मेरे दिल में इसके लिए। तुम्हारी तरफ से तो दिल ठंडा ना हुआ। मैं तुम्हें देख देख कर तुम्हारे नसीब पर रोती ही रही, मगर अपनी ज़ेबा के लिए मैंने रब के हजूर इतनी दुआएं की हैं कि यकीन सा आ गया है वो राज करेगी, हमेशा हंसेगी, मुस्कुराएगी। नासरा का बेटा मुझे इसके लिए हर लिहाज से मौजू लगता है, अपनी ज़ेबा की तरह ही ठंडे संजीदा मिजाज का मालिक है। ऐसे लोग हसास तबीयत के होते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, दिल आज़ारी इनकी फितरत में ही नहीं होती। और मुझे पूरा यकीन है ज़ेबा का नसीब इसी घर में खुलेगा। अम्मा इतने यकीन से बात मत करें, पता नहीं इन लोगों की मर्ज़ी क्या है। अगर ऐसा ना हो सका तो आपका मायूस चेहरा मुझे बहुत दुख देगा। तुम अच्छी उम्मीद रखो। वो कुरैशिया बनाने में मसरूफ़ हो गई। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने दुपट्टा मुकम्मल किया। ज़ेबा और नसीमा ने बहुत तारीफ़ की और वो मुतमईन होकर बोली, आज शाम ही मैं ख़ुद जाकर दुपट्टा नासरा को देकर आऊँगी। ज़ेबा तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है नानी जान, ज़रूर चलेंगे। जब तक शाम नहीं होगी। नानी जान ने कई बार दुपट्टे का तनकीदी जायज़ा लिया। काम में सफाई तो है ना, ये डिज़ाइन भला तो लगता है। बार बार सवाल करती और ज़ेबा हर बार हंसते हुए तसल्ली देती। शाम को जब वो दोनों इनके यहाँ आई तो घर में तकरीबन सभी मौजूद थे। जुनैद दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछा तो पता चला किसी दोस्त की तरफ गया हुआ है। अच्छा ये दुपट्टा देखो और बताओ बेल पसंद आई या नहीं। उन्होंने शॉपर से दुपट्टा निकाल कर फैलाया। अरे इतनी जल्दी बना लिया, मुझे कोई ऐसी ख़ास जल्दी तो नहीं थी। उन्होंने बेल पर हाथ फेरा और सताइश भरे अंदाज में कहा। फ़ाखरा और नायला ने भी तारीफ़ की, जबकि फ़रा बोली, आप तो बहुत अच्छा काम जानती हैं नानी, अब तो मैं भी आपसे अपने दुपट्टे पर बेल बनवाऊँगी। क्यों, बेल वाले दुपट्टे ओढ़ने से क्या ज़्यादा सवाब होता है? मामिक ने बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से सवाल किया था। इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं तो ज़रूर बनवाऊँगी। ज़रूर बेटी, मैं बहुत खुशी से बना कर दूँगी। अच्छा खाला याद आया, मैंने कहना था इस बार आपसे सब्जियों का अचार डलवाना है। मेरे जुनैद को बहुत पसंद है, बाज़ार से लाकर खाता रहता है, मगर घर के अचार की तो बात ही कुछ और होती है। सोचा था इस मरतबा आपसे डलवाऊँगी, जायका भी बहुत है आपके हाथ में। क्यों नहीं, ज़ेबा बहुत अच्छा अचार डालती है। उन्होंने बड़ी खुशी से हामी भर ली। तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ? फरी ज़ेबा का हाथ पकड़कर इसे उठाते हुए बोली। क्या चीज़? इसने बैठे बैठे ही पूछा। आजकल हम भाई के रिश्ते के चक्कर में ही हैं, चाहते हैं झट किसी अच्छी सी लड़की को अंगूठी पहनाकर पाबंद कर लें। इसी सिलसिले में 2-3 तस्वीरें हैं मेरे पास, तुम बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी है। फरी की बात सुनकर नानी को तो जैसे दुनिया ही डोल गई। ज़ेबा फरी के साथ चली गई। नानी कुछ तौक़्फ़ के बाद बोली, हम भी आजकल ज़ेबा के रिश्ते के लिए परेशान हैं। कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं इसकी बात पक्की कर दूँ। ज़ेबा जैसी लड़की के लिए रिश्तों की क्या कमी है? नायला ने कहा तो वो बोली, बस मुझे नेक शरीफ लोग चाहिए। आपके अजीज़ों में कोई नहीं है खाला? आजकल तो लड़की से ज़्यादा जहेज़ देखा जाता है और लोग अपने बराबर के लोगों में ही रिश्ता करना पसंद करते हैं। और ये कुछ खल भी नहीं, लड़का लड़की अगर एक जैसे घरानों के हों तो इनकी सोच का अंदाज़ भी एक जैसा होता है, वरना गरीब घर से लड़की ब्याह कर ले आओ तो वह दबी दबाई झिझकती सी रहती है। और आजकल के लड़के भला ऐसी लड़कियों को कहाँ पसंद करते हैं। मेरा जुनैद तो कहता है अम्मी किसी ऊंचे घराने में ही शादी करूँगा, लड़की के भाई गवर्नमेंट ऑफिसर होने चाहिए और लड़की ऐसी जो मेरे साथ चलती अच्छी लगे। हाँ, जुनैद के इरादे बहुत ऊंचे हैं, नायला ने कहा तो नासरा बोली, क्यों ना हो, आखिर किस शय की कमी है मेरे बच्चे में। और मैं तो खुद ये चाहती हूँ लड़की ऐसे ऊंचे घराने से लाऊं कि सब रिश्तेदारों में वाह वाह हो जाए। आप भी ज़ेबा के लिए कोई दीनदार सीधा सा लड़का देखें। मर्द तो कोई है नहीं आपके घर में, कोई ऐसा लड़का देखें जो आप लोगों के साथ ही रह सके। वो मशवरा देकर नोमी से बातें करने लगी और नानी धुआं चेहरे उदास दिल के साथ गुमसुम सी बैठी की बैठी रह गई। फिर नायला से बोली, बेटी ज़रा ज़ेबा को बुला दो, मैं घर चलूँगी, तबीयत अच्छी नहीं है। खाला बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। फ़ाखरा के कहने पर उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं मेरे बाजू में बहुत तकलीफ़ है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। बज़ाहिर पसीना पोंछने के बहाने उन्होंने दुपट्टा चेहरे पर फेर कर नम आंखें खुश्क की और उठ खड़ी हुई। इनके जाने के बाद नासरा, नायला और फ़ाखरा से बोली, लोग भी कैसी कैसी सोचने लगते हैं।
खाला ने यह नहीं देखा कि हम कहाँ वो कहाँ, इशारों इशारों में अपनी बेटी की बात छेड़ दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर साफ साफ सुनाने पर भी हम लोगों की तबीयत कहाँ माइल होती है, बस लिहाज आ जाता है। वैसे मैंने अपनी सोच इन पर वाज़ेह कर दी है, अगर समझदार हुई तो दोबारा ऐसा जिक्र भी ज़ुबान पर नहीं लाएंगी। वो इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। तब नायला ने किसी गहरी सोच में गुम अपनी माँ को देखा और बोली, आप क्या सोचने लगी हैं अम्मी? बस मेरी नज़र के सामने से खाला जी का उदास चेहरा नहीं हट रहा। बेचारी कितनी आस के साथ इशारों में बात कर रही थी, और तुम्हारी पुप्पो ने किस बेदर्दी से जवाब दिया। अम्मी पुप्पो और इनके बच्चे तो हैं ही इसी मिजाज के, अपना काम निकलवाने में तेज़ हैं, दूसरों के जज्बात की इन्हें कब परवाह होती है। अब अगर ज़ेबा से रिश्ता नहीं भी करना था तो इस कदर खुश्क और चुपते हुए लहजे में तो बात ना करती। वैसे ज़ेबा है बहुत अच्छी लड़की और ये लोग बेहद शरीफ और ख़ानदानी हैं, तो फिर क्या ख्याल है हम ना अपने भाई के लिए मांग लें? नायला ने शौक़ी से वामी की तरफ देखा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता वामिक का मुझे पता नहीं इसके इरादे भी जुनैद की तरह हैं या इससे भी ऊंचे हैं। मेरे इरादे वाकई जुनैद से ऊंचे हैं अम्मी। मुझे सिर्फ दौलत और ज़ाहिरी शान और शौकत मुतासर नहीं कर सकती, मुझे तो मुखलिस और नेक दिल साथी की तमन्ना है जो हर दुख सुख में मेरे साथ हो। तो फिर क्या ख्याल है? मैं अभी अबू के ऑफिस फ़ोन करके इनसे इजाज़त लेती हूँ और फिर चलते हैं ज़ेबा के घर। नायला ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश थी और यही हाल फ़ाखरा का भी था। नानी जिस वक्त से फरी के यहाँ से होकर आई थी, चेहरे पर दुपट्टा रखे मुसलसल चुपके चुपके रोए चली जा रही थी। ज़ेबा किचन में रात का खाना बनाने में लगी थी और नसीमा बार बार माँ से पूछ चुकी थी, आप ऐसे क्यों लेटी हैं? हर बार उन्होंने सर दर्द का बहाना बनाया था। अम्मा चाय ही पी लेती। वो एक बार फिर कमरे में आई और अब के इन्हें एहसास हुआ अम्मा रो रही हैं। खैर तो है ना अम्मा? वो इनके पास आ बैठी। नानी ने दुपट्टा चेहरे से हटाया और बोली, तुम ठीक कहती थी नसीमा, मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत ऊंचे ख्वाब देख लिए थे। मैं भूल गई थी गरीब की बेटी ब्याह कर भी गरीब के घर ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। नायला ने सहन में आकर ज़ोरदार सलाम किया। नानी जल्दी से आंसू पोंछकर उठ बैठी। नायला और फ़ाखरा इनके कमरे में आ गई और मिठाई का डब्बा मेज़ पर रखकर नानी के पलंग पर ही आ बैठी। क्या इतनी जल्दी जुनैद का रिश्ता भी तय हो गया? मिठाई देखकर नानी ने यही अंदाज़ा लगाया, मगर जो बात उन्होंने कही और जिस चाह से कही, इसने नानी और नसीमा दोनों को हैरान कर दिया। मगर फ़ाखरा, तुम्हारा वामिक तो कुछ और ही मिजाज का है, वो कहाँ राज़ी होगा? वो दूध से जली थी, छाछ फूंक रही थी। सारी बात वामी की मर्जी मालूम करने के बाद ही तो कर रही हैं नानी अम्मा। नायला ने प्यार से उनका हाथ हाथों में ले लिया। फ़ाखरा बोली, इनकार मत कीजिएगा खाला, मैंने तो तब से ज़ेबा जैसी बहू के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे जब से मेरा वामिक पैदा हुआ था। नानी ने नसीमा की तरफ देखा, वो आसूदगी से मुस्कुरा रही थी। नानी ने इस में सर हिला दिया। नायला ने जल्दी से मिठाई का डब्बा खोला, सबका मुंह मीठा करवाया, फिर डब्बा लेकर किचन की तरफ भागी। मिठाई खाते हुए नानी मुस्कुरा रही थी। हम इंसानों की पहचान में किस कदर गलती कर जाते हैं। मैं हमेशा फ़ाखरा को मगरूर और नासरा को अच्छी समझती रही। ऐसे ही ख्यालात वामिक और जुनैद के बारे में ही थे, मगर सब उलट हुआ और किचन में बैठी ज़ेबा सिर्फ और सिर्फ वामिक के बारे में सोच रही थी। खुदाया, तूने एहसान किया मुझ पर, बंद लबों से जो चाह मैंने की थी तूने ऐसे मेरा नसीब बना दिया। और वामी की चाह करते इसने सिर्फ और सिर्फ वामी की शख्सियत को देखा था, दौलत के बारे में नहीं सोचा कि जब मोहब्बत हो जाए तो ये सब पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी दौलत आपस का एतमाद और खलूस है। जिसने ये दौलत पाई इसने सब पा लिया। मैं कदर करने वालों में से हूँ, हमेशा कदर करूँगी और ये दुआ रहेगी, खुदाया मेरा मान सलामत रखना। आप सबको ये नावल कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमें आपकी पसंद नापसंद का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पसंद से आगाह करते रहें। बहुत जल्द एक खूबसूरत नए नावल के साथ मिलेंगे।